अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। मे अल्लाह इंक्रीज अस हिज नॉलेज एंड क्लोजनेस टू हिम। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 10th क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग कोर्स हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। 9th क्लास तक हमने इसको रिव्यू किया। लास्ट टाइम जो हमने ये रन लेवल्स के सेशन किए थे उसमें हमने देखा था कि हाउ टू रीसेट पासवर्ड इन RHL 7 और 8। RHL 7 और 8 में हम पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं बूटिंग के वक्त, और यही सारी चीज़ें भी हमें आगे सीखना है। और हमने 7 और 8 में जो है रन लेवल्स नहीं होते, उसमें टारगेट्स होते हैं। ये सारे जो चीज़ है अभी हम आगे सीखेंगे। और 7 के अंदर तो मैंने यहाँ पे दोनों मशीन मेरी बूट की है, 6B और 7B। मैं दोनों में आज बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और 6 के अंदर मुझे कुछ और लॉजिक कंसेप्ट्स बताने हैं, एफडिस वगैरह हम लोग आज फिर कंटिन्यू करेंगे रन लेवल्स के बाद। तो इसीलिए मैंने RHL 6 को भी बूट करके रखा है और 7 को भी यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें पासवर्ड कैसे रीसेट करना है। तो RHL 7 के अंदर जो है टारगेट्स होते हैं। टारगेट्स यहाँ पर 7 के अंदर रन लेवल्स नहीं होते। ये हमने RHL 6 के अंदर लास्ट टाइम जो रन लेवल्स देखे थे वो 7 के अंदर रन लेवल्स नहीं होते। सो क्या रन लेवल्स इसमें नहीं दिखते? नहीं, रन लेवल भी दिखेंगे। क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया है। पहले तो मैं इसको जाता हूँ, एक मिनट पहले मैं 6 को भी बूट अंडर लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें दिखा सकूँ। ये मेरा 6 का मशीन है और जो पीछे है वो RHL 7 है। ये जब तक बूट हो रहा है मैं यहाँ पर एक नया नोटपैड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ओपन इन टर्मिनल, और मैं इसमें जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और Ctrl+Shift++। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका लिखेंगे RHL 7_8। RHL 7 और 8 में दोनों में सेम है, और इसमें हम लोग लिखेंगे टारगेट्स। ठीक है, सो RHL 6 के अंदर क्या था? RHL 6 के अंदर हमारे पास रन लेवल्स थे। रन लेवल्स थे 0 to 6, 0 to 6 थे, जो बेसिकली हमारे होते हैं 7 रन लेवल्स। 7 रन लेवल्स थे RHL 6 के अंदर। वही चीज़, सेम चीज़ RHL 7 और 8 के अंदर, RHL 7 और 8 के अंदर इन्होंने रखा है टारगेट्स। अब टारगेट्स, बहुत सारे टारगेट्स है इसके अंदर, मेनी टारगेट्स, बहुत सारे टारगेट्स हैं। मेजरली 2 टारगेट यूज़ होते हैं। दो टारगेट्स यूज़ होते हैं। वो 2 टारगेट्स हम लोग देखेंगे। पहला टारगेट है मल्टी यूज़र डॉट टारगेट, और दूसरा आता है आपका ग्राफिकल डॉट टारगेट। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को ताकि बिना सेव के बंद ना हो जाए। तो RHL 7 के अंदर बहुत सारे टारगेट्स हैं। जैसे RHL 6 के अंदर हमारे रन लेवल्स थे 0 to 6 रन लेवल्स, वैसे ही RHL 7 और 8 में टारगेट्स हैं। और उसके अंदर जो है 2 टारगेट्स हम लोग मेजरली देखेंगे, मल्टी यूज़र टारगेट और ग्राफिकल टारगेट। अब मैं वापस से 6 में जाता हूँ यहाँ पे। अब मैं कैसे पता करूँ कि मैं 6 में हूँ या 7 में हूँ? तो कमांड है cat etc रेड हैट रिलीज़ में मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया है। ओके, तो आप cat etc रेड हैट रिलीज़ मारोगे, जैसे मैंने अब दूसरे वाले में यहाँ पे मैं मार के दिखाता हूँ। cat etc रेड हैट रिलीज़ ये दिखा रहा है 7.2। तो ये मेरा 7 का मशीन है और ये मेरा 6 का मशीन है।
ये मेरा 6 का मशीन है। सो अब मैं अगर 6 में हूँ और इसमें रन लेवल्स है, तो 7 और 8 में जो है टारगेट्स है। सो पीछे रन लेवल्स टारगेट्स जो पीछे रन लेवल्स 7 के अंदर रन लेवल्स भी दिखेंगे। 7 के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ टारगेट्स है, इसमें रन लेवल भी दिखेंगे, पीछे रन लेवल्स के फाइल्स दिखेंगे, बट एक्चुअल कंट्रोल जो करने वाला है वो टारगेट्स है। और रन लेवल उन्होंने क्यों रखा है, 7 के अंदर भी रन लेवल दिखेंगे आपको, क्यों रखा है उन्होंने, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली के लिए रखा गया है, बट एक्चुअल काम जो करेंगे वो टारगेट्स करेंगे। 40-50% आपको दिखेगा, बट फुल फीचर्ड नहीं रहेगा। फुल फीचर्ड आपको 6 के अंदर ही दिखेगा रन लेवल्स का। सो वो आपको बेसिकली जो बंदा सीखता है उसको डर ना लगे और उसको पता चले कि कैसा क्या चीज़ है, इसीलिए उन्होंने ये 7 के अंदर भी रन लेवल्स को रखा है। ठीक है, तो 7 में जो मेन है वो मल्टी यूज़र टारगेट है और ग्राफिकल टारगेट है। सो हम लोग 7 रन लेवल के अंदर अगर 7 के अंदर मैं अगर यहाँ पे रन लेवल भी कमांड मारूंगा तो भी कमांड चलेगा, यहाँ पे दिखाएगा मुझे कि कौन से रन लेवल में हम लोग हैं। ठीक है, वो क्योंकि आपको यूज़र फ्रेंडली के लिए उन्होंने रखा है। तो अभी ये जो 2 टारगेट्स की मैंने बात की, एक मिनट, ये जो 2 टारगेट्स है हमारे, मैं इसको खोल देता हूँ फिर से टेक्स्ट को जो अभी हमने जस्ट बनाया है RHL 7 और 8। ठीक है, ये जो 2 टारगेट है मल्टी यूज़र टारगेट और ग्राफिकल टारगेट, ये बेसिकली क्या है, मल्टी यूज़र टारगेट आपका इक्विवेलेंट टू रन लेवल 3 है। जो RHL 6 के अंदर रन लेवल 3 है वो RHL 7 के अंदर मल्टी यूज़र टारगेट है। जो रन लेवल 5 है RHL 6 में वो RHL 7 के अंदर ग्राफिकल डॉट टारगेट है। तो मैं इसको इसमें यहाँ पे हम लोग अपने नोट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो ये मल्टी यूज़र टारगेट जो है 7 के अंदर है, तो उसी तरह इन RHL 6 इसको क्या कहते हैं, इन RHL 6 में इसे कहते हैं रन लेवल 3। वही चीज़ ग्राफिकल डॉट टारगेट जो RHL 7 में है उसे RHL 6 में कहते हैं रन लेवल 5। ठीक है, सो ये जो यहाँ पर RHL 7 के अंदर 2 टारगेट है, मल्टी यूज़र टारगेट, ग्राफिकल टारगेट। मल्टी यूज़र टारगेट सेम है जो RHL 6 के अंदर रन लेवल 3 जो है उसी तरह का है। ग्राफिकल जो है वो RHL 6 के अंदर रन लेवल 5 के नाम से। तो ये दोनों में एक ये चीज़ थी दिखाने की। और अगर हम लोग 6 में अभी स्विच करते हैं और हम लोग init 3 को रन करेंगे तो वो हमको लेके जाता है रन लेवल 3 के अंदर। यही चीज़ अगर 7 और 8 में हमको अगर कमांड लाइन से करनी है तो हमारे लिए 6 के अंदर लिफ्ट का नाम था init, वही चीज़ हमारे लिए यहाँ पर जो आ जाती वो है मल्टी यूज़र डॉट टारगेट आ जाता है, ग्राफिकल डॉट टारगेट आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वर्जन 6 के अंदर हम लोग लिफ्ट पकड़ के जाते थे init 3 और लिफ्ट पकड़ के जाते थे init 5 के नाम से, जो हमको रन लेवल चेंज करती थी, है ना। ये रन लेवल चेंज करती थी। स्विच बिटवीन रन लेवल्स, वही चीज़ हम लोग 7 में कैसा करते हैं, वर्जन 7 और 8 के अंदर init के बदले जो कमांड है अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7 और 8 के अंदर स्विच बिटवीन टारगेट्स, क्योंकि यहाँ पे टारगेट्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग को टारगेट पे स्विच करना है 7 और 8 में तो init नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कमांड आती है systemctl isolate multi user dot target। फिर एक कमांड आती है systemctl isolate graphical dot target।
तो 7 और 8 के अंदर आपको टारगेट्स में स्विच करना है। जैसे हम लोग 6 में क्या करते थे, इनिट 3 मार के हम लोग कंसोल में चले जाते थे, ब्लैक कंसोल में चले जाते थे। इनिट 5 मारते थे, लिफ्ट पकड़ के हम लोग ग्राफिकल कंसोल में आ जाते थे। तो उसी तरह 7 और 8 में अगर आपको टारगेट्स के बीच में स्विच करना है तो यहाँ पर इनिट के बदले हमारे पास जो लिफ्ट है वो है सिस्टम CTL, और सिस्टम CTL आइसोलेट आपको फिर आगे टारगेट का नाम देना है, आपको कौन से टारगेट में जाना है। अब मैं जो इसका टारगेट है नाउ, अगर हम लोग को देखना है ये इसका क्या कंसेप्ट है, ये टारगेट क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे कि आगे इसका एक अच्छा सा टॉपिक आने वाला है स्पेसिफिकली टू टारगेट्स के बारे में। तो अगर मुझे अभी देखना है कि मैं कौन से टारगेट में हूँ, तो इसके लिए कुछ ऐसा कमांड नहीं है, प्रोसेस वगैरह से देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग रन लेवल कमांड भी मार के देख सकते हैं, जो अभी हमने रन लेवल कमांड मारा था। जैसे 7 के अंदर हमने रन लेवल कमांड भी हम लोग मार के देख सकते हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। अगर मुझे पता करना है कि मैं मल्टी यूज़र टारगेट में हूँ या मुझे यहाँ से ग्राफिकल टारगेट में भी जाना है, तो ग्राफिकल में अभी जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ वापस इनिट 3 मार के, ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है, मैं RHL 7 के अंदर हूँ। अब मुझे देखना है कि मैं कौन से टारगेट में हूँ, और यहाँ से मुझे अगर ग्राफिकल टारगेट में जाना है, ठीक है, अगर मुझे ग्राफिकल टारगेट में जाना है तो जैसा हम लोग इनिट मार के लिफ्ट पकड़ के जाते थे 6 के अंदर, इनिट 5 मार के जब हम लोग लिफ्ट पकड़ के 6 के अंदर जाते थे और हमें ग्राफिकल में लेके जाता था, उसी तरह 7 और 8 के अंदर जो हमने कमांड देखी है वो है सिस्टम CTL की, सिस्टम CTL आइसोलेट, और हम लोग लिखते हैं ग्राफिकल डॉट टारगेट। और ये जैसे हम लोग कमांड मारेंगे तो ये इनिट की तरह जो लिफ्ट पकड़ के हम लोग को दूसरे रन लेवल, ग्राफिकल रन लेवल में लेके चले आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से 6 के अंदर जो है इनिट है, 7 और 8 के अंदर सिस्टम CTL की लिफ्ट है, और रन लेवल 3 और 5 के बदले यहाँ पे उन्होंने लिखा है मल्टी यूज़र डॉट टारगेट, ग्राफिकल डॉट टारगेट। अभी ग्राफिक में आ गए। अच्छा, ये कमांड अभी हम लोग आ गए हैं ग्राफिक में। मैं ओपन करता हूँ फिर से टर्मिनल। तो ये जो अभी हमने कमांड मारी थी, सिस्टम CTL की, सिस्टम CTL आइसोलेट हमने मारा था ग्राफिकल डॉट टारगेट, और ये जब हमने कमांड मारा तो ये हमें ग्राफिकल ये वाली लिफ्ट पकड़ते हुए हमको ग्राफिकल टारगेट में लेके आ गया। अगर हम लोग ये कमांड मारेंगे, अगर मैं ये कमांड मारूंगा अभी, सिस्टम CTL आइसोलेट मल्टी यूज़र user डॉट टारगेट, तो ये सिमिलर है इनिट 3 के, जो हम लोग RHL 6 के अंदर इनिट 3 मारते हैं और वो हमें ब्लैक कंसोल में लेके चले जाता है। तो ये सिमिलर है इनिट 3 के, यही सेम चीज़ जो इनिट 3 हम लोग RHL 6 में मारते हैं, 7 और 8 में हम लोग मारते हैं सिस्टम CTL आइसोलेट मल्टी यूज़र डॉट टारगेट। सो ये यहाँ पर अगर मैं रन लेवल का कमांड भी चलाऊँगा तो रन लेवल का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलता, एक्चुअल जो चलता है वो चलता है मल्टी यूज़र टारगेट्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये जो मेन है ये कंट्रोल करता है। यहाँ पर रन लेवल की RHL 7 के अंदर आपको रन लेवल की डायरेक्टरीज दिखेंगी, लेकिन वो सब कुछ है नहीं, उसके अंदर कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे रन लेवल सिर्फ दिखता है, लेकिन काम जो है एक्चुअल वो सब टारगेट्स ही करता है। वो सब हम लोग सीखेंगे आगे। RHL 6 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट रन लेवल हम लोग सेट करते हैं वो ETC इनिट टैब के अंदर करते हैं। वही चीज़ हम लोग RHL 7 के अंदर भी देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से सेट करते हैं। अगर मैं ये कमांड मारता तो ये जैसा हम लोग RHL 6 के अंदर इनिट 3 मारते, ग्राफिकल से हम लोग निकल के जाते हैं
कमांड लाइन के अंदर उसी तरह इसी कमांड से हम लोग जा सकते हैं कमांड लाइन के अंदर। जैसे मैं अगर टारगेट चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं टारगेट चेंज करता हूँ, ये मैं टारगेट चेंज करके आ गया, अभी ग्राफिकल से मैं बाहर आ गया, डायरेक्ट वर्चुअल कंसोल्स के अंदर आ गया, ठीक है, वर्चुअल कंसोल के अंदर आ गया। 6 के अंदर भी मैं जाता हूँ, आपको एक और एक चीज़ दिखाता हूँ। 6 के अंदर हम लोग, अगर हमें डिफ़ॉल्ट रन लेवल रखना था, 6 के अंदर अगर डिफ़ॉल्ट रन लेवल रखना है तो हम लोग एंट्री करते हैं etc init टैब फाइल के अंदर। एक init टैब करके एक फ़ाइल है, ठीक है, ये एक init टैब करके एक फ़ाइल है etc के अंदर। etc एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर जाने के बाद एक init टैब करके अंदर अगर फ़ाइल है, ये मैं कैट से फाइल को पढ़ रहा हूँ। फाइल के अंदर यहाँ पर जो लिखा है डिफ़ॉल्ट इनिट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे लिखा है रन लेवल 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मेरा मशीन चालू होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट रन लेवल 3 के अंदर ही चालू होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक रन लेवल के अंदर चालू होगा। यहाँ पे अगर 3 कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कंसोल के अंदर चालू होगा, ब्लैक कंसोल के अंदर। तो उसी तरह 6 के अंदर जैसे हम लोग ये डिफ़ॉल्ट रन लेवल सेट करते हैं, जब भी हमारा मशीन पावर ऑन हो तो वो इस रन लेवल के अंदर चालू हो, उसी तरह हम लोग 7 के अंदर भी सेट कर सकते हैं। वो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग 7 में कैसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं 7 में एक बार फिर से लॉगिन ले लेता हूँ। और मैं यहाँ से वापस से ग्राफिकल में जाता हूँ, ठीक है, ये ग्राफिकल टारगेट में वापस में आ गया और मैं लॉगिन लेता हूँ रूट से। ठीक है, रूट से लॉगिन लेने के बाद अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमको अगर बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट सेट करना है 7 में तो कैसा करते हैं, ठीक है। RHL 7 और 8 में जो टारगेट्स होते हैं उसको, फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं VI से ही ओपन करता हूँ ताकि हम लोग VI से इसको एडिट करें, ठीक है। VI के अंदर जाते हैं और shift++। अभी हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सेट डिफ़ॉल्ट टारगेट्स इन RHL 7 और 8। जैसे RHL 6 के अंदर हम लोग ने RHL 6 के अंदर क्या किया था, हम लोग ने RHL 6 में इनिट टैब के अंदर जाके डिफ़ॉल्ट रन लेवल सेट किया था। वही चीज़ 7 और 8 में अगर करना है, वही चीज़ अगर 7 और 8 में करना है तो जैसे इनिट के बदले हमारे पास यहाँ पे जो लिफ्ट है वो है सिस्टम CTL के नाम से। तो सिस्टम CTL से हम लोग देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट रन लेवल क्या है। सो गेट डिफ़ॉल्ट। और अगर हमको सेट करना है रन लेवल ग्राफिकल टारगेट, अगर हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट इसको ग्राफिकल टारगेट में रखना है तो हम लोग करेंगे सिस्टम CTL सेट डिफ़ॉल्ट इसका टारगेट सेट करो ग्राफिकल डॉट टारगेट। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। अगर मैं इस कमांड को अगर मैं यहाँ पे मारूँ सेट सिस्टम CTL सेट गेट डिफ़ॉल्ट, मैं अगर चेक करूँ कि मेरे पास, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, मैं यहाँ पे इस कमांड को रन करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि ग्राफिकल डॉट टारगेट जो है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेट है। अगर वही चीज़ अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मेरा मशीन बूट होता है वो ग्राफिकल के अंदर ग्राफिकल टारगेट में जाता है RHL 7 के अंदर। अगर मुझे मल्टी यूज़र टारगेट में रखना है तो मैं कमांड मारूंगा सिस्टम CTL सेट डिफ़ॉल्ट मल्टी यूज़र डॉट टारगेट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मारता हूँ कमांड सिस्टम CTL सेट डिफ़ॉल्ट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टी डैश यूज़र डॉट टारगेट।
तो ये जब मैं कमांड लिखूँगा तो जब भी अब इसके बाद मेरा मशीन जब भी रिबूट होगा वो ग्राफिकल में नहीं जाएगा, वो रन लेवल 3 में चले जाएगा। जो टारगेट है हमारा मल्टी यूज़र टारगेट जो ब्लैक कंसोल आता है उसके अंदर चले जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमको कौन से टारगेट में मशीन को बूट करना है वो हम लोग RHEL 7 के अंदर ये कमांड से सेट करते हैं। इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, इसमें हम लोग कमांड से सेट करते हैं। जैसे ये systemctl get डिफ़ॉल्ट से हम लोग देखते हैं कि वह हमारा करंट टारगेट क्या है, और अगर हमको कुछ दूसरा टारगेट सेट करना है, जैसे ग्राफिकल के बदले हमको मल्टी यूज़र टारगेट सेट करना है, जो रन लेवल 5 के बदले हमको रन लेवल 3 सेट करना है, तो इस तरीके से हम लोग सेट करते हैं RHEL 7 और 8 के अंदर। तो अभी अगर मैं कमांड मारूंगा तो वो क्या करेगा, जब भी मेरा मशीन पावर ऑन होगा, मैं आपको इसका एक थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। सो इसके बाद क्या होगा, जब भी हम लोग जब भी हम लोग मशीन को पावर ऑन करेंगे, जब भी हम लोग यहाँ पर पावर ऑन करेंगे मशीन को, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पावर ऑन, जब भी हम लोग मशीन को पावर ऑन करेंगे तो वो हमें लेके जाएगा रन लेवल 3 के अंदर, कंसोल के अंदर, VCS के अंदर, ठीक है। वो हमें टारगेट में लेके जाएगा मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे। ये क्या करता है बैक एंड में, ये हम लोग आगे सीखेंगे बूट प्रोसेस में आगे। RHEL 7 में ऐसा कोई सिंगल यूज़र का कंसेप्ट नहीं है। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि दो टारगेट देखे, मल्टी यूज़र टारगेट देखा है, ग्राफिकल टारगेट देखा। तो RHEL 7 के अंदर सिंगल यूज़र का ऐसा कुछ कंसेप्ट है नहीं। सिंगल यूज़र का मतलब होता है रन लेवल 1, है ना। रन लेवल 1 क्या करता है, रन लेवल 1 इसके अंदर जो है रन लेवल 1 7 और 8 के अंदर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं। RHEL 7 8 में जाता हूँ मैं, इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे मेरी फाइल खुली है, ठीक है। RHEL 7 और 8 में सिंगल यूज़र जो रन लेवल है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। रन लेवल 1 की नाम की ऐसी कुछ नहीं है। अगर सिंगल यूज़र मोड में जाना है तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें क्या करना पड़ता है, 7 और 8 में, 6 के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बूट करते थे, स्प्लैश स्क्रीन में जाके 1 दबाते थे, ई प्रेस करके 1 लिखते थे आगे, और हम लोग सिंगल यूज़र मोड में चले जाते थे बिना पासवर्ड स्पेसिफाई किए। फिर हमने लास्ट टाइम उसको सिक्योर करने का भी देखा था। बट 7 और 8 में ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। हमको अगर सिंगल यूज़र मोड में जाना है, ठीक है, अगर हमको सिंगल यूज़र मोड में जाना है 7 और 8 में, तो हमको ब्रेक करना पड़ता है initramfs को, initram फाइल सिस्टम को। फिर उसके अंदर से हमको शेल मिलता है, और उसके अंदर तो ये सारा कंसेप्ट है हम लोग जो बाद में सीखेंगे, ये टॉपिक आगे आएगा। इसके लिए अगर हमको सिंगल यूज़र मोड यहाँ पे सीखना है initramfs, तो हमको क्या करना पड़ता है RHEL 7 के अंदर, ये बताता हूँ मैं एक मिनट। RHEL 7 और 8 में हमको ब्रेक करना पड़ता है initramfs, उसके बाद हमको शेल मिलता है, हमको एक शेल मिलता है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर हमको शेल मिलता है, और उसके अंदर हम लोग को फिर ची रूट वगैरह करना पड़ता है। तो RHEL 7 में ये टॉपिक आगे आएगा। इसके लिए हमको हम ये सारी फाइल पढ़ेंगे, हम ये पूरा फाइल पढ़ेंगे, initramfs पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, ये हमको सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमको बूट प्रोसेस समझना पड़ेगा, ठीक है। बूट प्रोसेस हम लोग आगे सीखेंगे, और फिर आगे जाके एक टॉपिक आएगा ट्रबल शूटिंग के अंदर टॉपिक में, उसमें हम लोग ची रूट देखेंगे। उसके बाद हम लोग ची रूट देखेंगे कि ची रूट क्या होता है, चेंज रूट क्या होता है, वो क्या करता है। आगे और 10 क्लास के बाद ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। तो बेटर ये है कि हम लोग 7 और 8 के रिलेटेड जो ब्रेक करते हैं initramfs को सिंगल यूज़र मोड में जाने के लिए, जैसे हम लोग 6 के अंदर क्या करते हैं, खाली 1 लिखते हैं, ठीक है, प्रेस ई करते हैं और वहाँ पर 1 लिख के हम लोग सिंगल यूज़र मोड में आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।
बट 7 और 8 के अंदर रन लेवल 1 नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसका कंसेप्ट अलग है। उसके कंसेप्ट ये है कि हमको ब्रेक करना पड़ता है इनिट रैम फाइल सिस्टम को, ताकि हम लोग को शेल मिले और उसके अंदर जा सके। बट ये इसको समझने के लिए हमको अलग से टॉपिक करना पड़ेगा कि भाई ये फ़ाइल क्या करती है, बूट प्रोसेस क्या है, ची रूट क्या है, और दूसरा शेल क्या है, इसके अंदर आगे वो सारी चीज़ें आएंगी। तो इससे बेटर ये है, बेटर ऑप्शन ये है कि 7 और 8 के रिलेटेड जो भी ब्रेक इनिट रैम एफ का जो टॉपिक है वो सब बाद में आने वाला है। तो हम लोग ने पहले क्या किया, ABCD समझ ली RHL 6 के अंदर। अभी हम लोग आगे जाके जो है एप्पल कैसा लिखना है वो सारी चीज़ें समझेंगे। सो हाउ टू रीसेट पासवर्ड, अभी हम लोग ये जो सब सीखना, हम लोग को आगे सीखना है, शेल क्या है, ची रूट क्या है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, हम लोग को पासवर्ड कैसे रीसेट करना है, तभी हम लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए अब मैं रीसेट आपको बता देता हूँ RHL 7 और 8 में कैसा करते हैं पासवर्ड रूट का। बट एक्सप्लेनेशन, हर एक फ़ाइल का एक्सप्लेनेशन, ये है एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग आगे टॉपिक में आएगा जब हम लोग उसको रिकैप करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वक्त सिर्फ हम लोग स्टेप्स देखेंगे कि पासवर्ड को कैसे रीसेट किया जाता है 7 और 8 में। बट एक्सप्लेनेशन जो है इसका पूरा कंसेप्ट वाइज वो सब बाद में आगे आएगा, क्योंकि हमको ये फ़ाइल के बारे में समझना पड़ेगा। और ये फ़ाइल को समझने के लिए, बूट प्रोसेस को समझने के लिए, शेल को समझने के लिए, ची रूट को समझने के लिए, उसके लिए हम लोग को आगे के टॉपिक अभी से 10 टॉपिक के बाद जो टॉपिक्स आएंगे वो सारे इसके रिलेटेड होंगे। तो अभी इस वक्त खाली हम लोग देखेंगे कि स्टेप्स क्या है अगर हमको पासवर्ड को रीसेट करना है, ठीक है। पासवर्ड को अगर हमको रीसेट करना है तो 7 और 8 में, है ना, रूट पासवर्ड को अगर रीसेट करना है 7 और 8 में तो स्टेप्स क्या है, ठीक है, वो हम लोग एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लेंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग उसको बाद में रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रीबूट करता हूँ और इसको जो है हम लोग ये करेंगे, फिर से हम लोग इसके पासवर्ड को रीसेट करके एक बार सिंगल यूज़र मोड में जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको रीबूट कर लेता हूँ, शट डाउन है। तो ये है स्प्लैश स्क्रीन, देखो ये स्प्लैश स्क्रीन आ गया। सो ये डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमको बोल रहा है कि प्रेस ई। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे देखो अगर आप, तो यहाँ पर बोलता है प्रेस ई, और वही चीज़ RHL 6 के अंदर बोलता है प्रेस ए। तो 6 और 7 में यहाँ पे डिफरेंट है ना, डिफरेंट लग रहा है। तो ये स्प्लैश स्क्रीन है 7 का। अगर हमको इस पे जाना है तो हमको प्रेस ई करना है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रेस ई करेंगे और यहाँ पे नीचे जाएंगे। यहाँ पर एंड में अगर आप देखो, यहाँ पे लिनक्स 16 लिखा है, तो ये लिनक्स 16 की जो लाइन है इसमें एंड में जाना है हमको। एंड में लिखना है rd.break, रैम डिस्क ब्रेक। वही चीज़ हम लोग RHL 6 में क्या करते थे, हम लोग एंड में जाते थे, स्पेस लिख के सिर्फ 1 दे देते थे। बट यहाँ पर कंसेप्ट RHL 7 और 8 में वैसा कंसेप्ट नहीं है, इसमें कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे rd.break। rd.break का मतलब होता है रैम डिस्क ब्रेक। ये हम लोग आगे देखेंगे इसका क्या है। और यहाँ पर ये बोलता है कि कंट्रोल X टू स्टार्ट। तो अगर आप कंट्रोल X करोगे तो वह उसके अंदर चले जाएगा। अगर कुछ गलत कर दिया आपने तो यहाँ पर आप एस्केप दबा के बाहर जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल X मारूँगा ताकि उसके अंदर चले जाऊँ मैं, ठीक है। देखो अभी शेल मिल गया है ना। अभी यहाँ पर हम लोग कमांड मार सकते हैं, और ये कमांड क्या करते हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे। बट इस वक्त सिर्फ हम लोग ये कर लेते हैं, सिर्फ जो है हमको सिर्फ देखना है कि रीसेट के स्टेप्स क्या है, ठीक है। मैं आपको खाली रीसेट के स्टेप्स बता रहा हूँ 7 और 8 में। जिस तरीके से हमने 6 में रीसेट किया था इनिट 1 में जाने के बाद और सिंगल यूज़र मोड में जाने के बाद, उसी तरह 7 के अंदर मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टेप्स बनते हैं आपके। हम लोग इसके शेल मिलने के बाद हम लोग कमांड मारते हैं -o, रीमाउंट करते हैं rw/sysroot को। फिर उसके बाद हम लोग chroot का कमांड मारते हैं और sysroot में जाते हैं। ये दूसरा एक कमांड मारते हैं। इसके बाद देखो शेल चेंज हो जाता है। इसके बाद आने के बाद हम लोग आप
यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकते हो रूट का। यहाँ पे लिखते हैं, पासवर्ड देते हैं, मैंने पासवर्ड गलत दे दिया, मैं फिर से पासवर्ड सेट करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पर। अब पासवर्ड देने के बाद मैं एक लास्ट कमांड मारूंगा टच के अंदर, टच एक फाइल बनाऊंगा स्लैश के अंदर, ऑटो रीलेबल नाम से। दैट्स इट। ये सारे स्टेप्स करने के बाद हम लोग एग्ज़िट करते हैं और एग्ज़िट करते हैं। तो RHEL 7 और 8 के अंदर इस तरीके से हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं। तो हमने इससे खाली ये स्टेप से क्या सीखा है, अगर कोई पूछेगा कि RHEL 7 और 8 में पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और इसको ये जो हम लोग 1 के अंदर गए थे, मतलब इसमें 1 का तो कंसेप्ट है नहीं, बट हम लोग को अगर पासवर्ड रीसेट के अंदर हम लोग डायरेक्ट जब गए थे, इसको हम लोग सिक्योर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने RHEL 6 के अंदर सिक्योर किया था, वहाँ पे भी पासवर्ड हमको पूछ रहा था, तो उस तरीके से हम लोग इसको सिक्योर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ खाली आपको बतानी थी कि RHEL 7 और 8 में किस तरीके से पासवर्ड रीसेट करा जाता है, पहली चीज़। और RHEL 6 के अंदर जिस तरह रन लेवल्स है, रन लेवल 3 है, रन लेवल 5 है, उसी तरह RHEL 7 और 8 के अंदर टारगेट्स है। और टारगेट्स अगर RHEL 6 के अंदर रन लेवल 3 है, उसी तरह यहाँ पर मल्टी यूज़र टारगेट है। जैसा RHEL 6 के अंदर रन लेवल 5 है जो ग्राफिकल है, उसी तरह RHEL 7 के अंदर टारगेट्स है जो ग्राफिकल डॉट टारगेट के नाम से। तो ये एक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे जाके हम लोग और थोड़ा इसमें टॉपिक्स आने वाले हैं, वो हम लोग अच्छे से करेंगे कि वो बेसिकली initramfs क्या है, वो कौन सी फाइल है, बूट प्रोसेस में वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक में, FDIS टॉपिक में। तो FDIS हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। एक मिनट, मैं वापस आ जाता हूँ RHEL 6 की मशीन में। मेरे को यहाँ पर आपको कुछ लॉजिक और कुछ कंसेप्ट बताने हैं, तो इसके लिए मैं RHEL 6 को ही यूज़ करूँगा आज। ठीक है, मैं इसमें कुछ लॉजिक और कुछ कंसेप्ट आपको बताने हैं। सो FDIS टॉपिक हम लोग चालू करते हैं फिर से। अगर मैंने अभी कमांड लिखा है FDIS-L, FDIS-L अगर मैं कमांड लिखूँगा तो ये सारी हार्ड डिस्क को लिस्ट कर रहा है, कितनी हार्ड डिस्क है मेरे पास। यहाँ पे dev SDA ये क्या दिखा रहा है, सो ये बता रहा है कि SDA जो है, अच्छा SD है क्या। अगर आपको याद हो कि SDA हमारा जो है ड्राइवर है, मोस्टली SATA ड्राइवर है ना। dev SDA जो क्या है, इंडिकेट्स करता है कि ये पहली हार्ड डिस्क है, ये पहली हार्ड डिस्क। dev SDA इंडिकेट्स करता है ये पहली हार्ड डिस्क है जो है 16 GB की। ठीक है, अगर हम लोग मार्केट से एक नई हार्ड डिस्क खरीदते हैं, 80 GB की हार्ड डिस्क समझो लगाते हैं, और जिसमें डेटा नहीं रहता, उसे एकदम ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क हम लोग जब मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, लगाते हैं, जिसमें डेटा कुछ भी नहीं है, तो उसे कहते हैं रॉ हार्ड डिस्क। और जब हम लोग उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, तो वो दिखाएगा समझो 76 GB। मिसाल के तौर पे समझो अगर आपने 500 GB की हार्ड डिस्क लगाई, वो शो करेगा 465 GB। जो हम परचेस करते हैं वो एग्जैक्टली वो शो नहीं करता, वो उससे कम ही शो करता है। वो क्यों कम शो करता है, ये आपके लिए एक क्वेरी है। और आपके लिए ये क्वेरी है, हम लोग क्वेरी को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग हार्ड डिस्क खरीदते हैं मार्केट से, 500 GB का हार्ड डिस्क खरीदते हैं और लगाते हैं, बट वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ 465 GB दिखाता है, तो क्यों। ठीक है, तो हमारा क्वेरी आपके लिए है, आपको ये देखना है, सर्च करना है इसके बारे में। तो क्वेरी क्या है कि वाई ऑपरेटिंग सिस्टम शोज लेस कैपेसिटी एज मेंशन इन द लेबल ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के ऊपर मेंशन किया रहेगा 500, लेकिन ओएस अंदर दिखाएगा 465 GB। सो ये हो सकता है कि दुकान वाले ने आपको फंसाया हो। सो इसका क्वेरी आपको ढूंढना है। ये आगे मैं क्वेरी सारी सॉल्व करूँगा, बट आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है इसके बारे में कि क्यों आपको हार्ड डिस्क, जो आप रॉ हार्ड डिस्क खरीदते हो, उसकी
साइज़ यहाँ पर डिस्क ओएस के अंदर क्यों कम दिखाती है, ठीक है। चलो ये क्वेरी खाली मुझे बतानी थी आपको। तो हम लोग वापस एफडिस्क में आते हैं, एफडिस्क -L। तो हमारे पास इस वक्त एफडिस्क -L मारने के बाद हम लोग को दिख रहा है कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, उसका ड्राइवर का जो नाम है SD है। ये फर्स्ट हार्ड डिस्क है 16 GB की, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक ये बनाता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक बंगलो है समझो, ठीक है। एक बंगलो है 16 GB का। ये है हमारे पास 16 GB का बंगलो। बंगलो मतलब पूरी एक हार्ड डिस्क, पूरी हार्ड डिस्क मतलब बंगलो, ठीक है। ये पूरी एक 16 GB का बंगलो है। अगर मैं इसमें एक एक GB के अगर मैं रूम बनाऊँ, एक GB के रूम बनाऊँ, ये 1 GB, ये 1 GB, 1 GB, 1 GB, फिर एक 1 GB, एक और एक रूम, फिर एक और एक रूम 1 GB, फिर एक और एक रूम 1 GB। तो मैं ऐसे कितने रूम बना सकता हूँ? मैं 16 GB की अगर हार्ड डिस्क है, पूरा रूम बंगलो है, और एक GB के मैं एक रूम बना रहा हूँ इसके अंदर, तो मैं 16 रूम बना सकता हूँ। कितने? 16 रूम बना सकता हूँ, क्योंकि 16 GB की पूरा बंगलो है। एक रूम अगर मैं एक GB का बनाऊँगा, एक रूम, तो मैं ऐसे 16 बना सकता हूँ। 16 क्या मैं 17 बना सकता हूँ? क्या मैं 17 बना सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर 16 GB की इसकी कैपेसिटी है, इसका बंगले का कैपेसिटी 16 का है, और मैं एक GB अगर बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 16 तक ही बना सकता हूँ, 17वां बनेगा नहीं, है। सो जैसे जैसे मैं इसके अंदर रूम बनाते जाऊँगा ना, जैसे जैसे मैं रूम बनाया, पहला रूम बनाया, दूसरा रूम बना, तीसरा रूम बना, जैसे जैसे मैं रूम बनाते जाऊँगा, तो 16 GB में से अगर समझो 16 GB की ये पूरा बंगलो है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 GB बना लिया, 2 GB बना लिया, तो 2 GB का रूम जैसे बनाने के बाद तो फ्री कितना बचेगा? 2 GB बनाने का फ्री बचेगा 14, राइट। तो जैसे जैसे रूम बनेगा वैसे वैसे हार्ड डिस्क में जो जगह है कम होते रहेंगे, हार्ड डिस्क के अंदर की जो जगह है वो कम होते रहेंगी। 16 GB की हार्ड डिस्क में जैसे जैसे मैं रूम बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे 2 GB का रूम बना दिया, तो यहाँ पे बचेगा 14। फिर जैसे 2 GB से आगे मैंने 4 GB का बना लिया, 4 GB का बनाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 12 GB की फ्री स्पेस बचेंगी। तो जैसे जैसे हम लोग रूम बनाते चले जाएंगे हार्ड डिस्क के अंदर, इस पूरे बंगलो के अंदर, उसी तरह से हमारी स्पेस यहाँ पे कम होती चली जाएंगी। अगर 16 GB का पूरा बंगला है, हमने 10 GB के रूम बना दिए, तो यहाँ पे बचेगा 6 GB फ्री। तो जैसे जैसे हम लोग बनाएंगे वैसा वैसा इसके अंदर स्पेस जो है ये करते जाएंगे, ठीक है। फ्री स्पेस कम होते जाएंगे। अभी अगर आप एफडिस्क का इसका आउटपुट देखो, ठीक है, ये यहाँ पे 16 GB दिखा रहा है, और इसका अगर आप आउटपुट देखो, और यहाँ पर ये 16 GB जो है ना, 16 GB जो है ये ह्यूमन रीडेबल में हम लोग को समझने के लिए, बट एफडिस्क जब इसको कैलकुलेट करता है, वो इसको सिलेंडर्स में कैलकुलेट करता है, वो इसको करता है सिलेंडर्स में। मुझे जो कंसेप्ट आपको सिखाना है वो आज लॉजिक जो कंसेप्ट बैकएंड सिखाना है, जो लिनक्स का जो बैकएंड है वो सिखाना है, वो सिलेंडर्स के ऊपर सिखाना है। इसीलिए मैंने RHL 6 जो है ना बहुत अच्छा है समझने के लिए। लिनक्स का जो बैकएंड अगर आपको समझना है, लॉजिक समझना है, कंसेप्ट समझना है, तो RHL 6 समझने के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि 7 और 8 में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें को चेंज कर दिया, छुपा दिया है, मतलब बैकएंड को छुपा दिया बहुत सारी चीज़ें को ग्राफिकल करने की वजह से। तो इसीलिए अगर आप 6 को आप इंस्टॉल करोगे तो आपको पूरा इसका बैकएंड समझ में आएगा। समझने के लिए आप 6 को ज़रूर इसको इंस्टॉल करो, RHL 6 को, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझे, ठीक है। तो हम लोग लॉजिक और कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो 16 GB जो है, अब एफडिस्क जो है, एफडिस्क का जो कमांड है, ये जो कमांड है एफडिस्क, वो इसको कैलकुलेट करता है सिलेंडर्स के हिसाब से, ठीक है। 16 GB जो है, ये जो है वो हमको ह्यूमन बीइंग को रीड करने के लिए, बट हार्ड डिस्क के लिए क्या है 1958 सिलेंडर्स। मतलब इसका जो साइज़ है हमारे लिए 16 GB है, बट इसी का साइज़, हार्ड डिस्क का साइज़ एफडिस्क के लिए 1958 सिलेंडर्स है। अब सिलेंडर्स का मतलब क्या है? सिलेंडर्स का मतलब होता है वॉल्यूम, मतलब कितना
कितनी जगह इसमें भर सकते हैं हम लोग, मतलब जगह मेरे पास इसमें कितनी है। मेरे पास जगह है 1958 सिलेंडर्स। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ, एक मिनट। हमारे पास है ह्यूमन रीडेबल 16 GB की हार्ड डिस्क है। ये है ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन को रीड करने के लिए। बट इसी को एफडिस रीड करता है। एफडिस बोलता है हमारे पास 1958 सिलेंडर्स है, 1958 सिलेंडर्स है। सो जो 16 GB है इज़ इक्वल टू है, 16 GB जो है वो इक्वल टू है 1958 सिलेंडर्स के, सिलेंडर्स CY। ठीक है, सो हमारे लिए 16 GB जो है वो एफडिस के लिए 1958 सिलेंडर्स। अब ये सिलेंडर्स है क्या है? सिलेंडर्स का बेसिकली मतलब होता है कि वॉल्यूम, मतलब एक बाटला समझो। सिलेंडर मतलब एक बाटला, जिसका मतलब होता है वॉल्यूम। इसमें कितना जगह भर सकते हैं हम लोग, है ना, मतलब कितना जगह मेरे पास 1958 सिलेंडर्स इसमें है। ठीक है, अब मैं इसको अगर आपको यहाँ पर दूसरा एक डायग्राम बताऊँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से आएंगे समझ में। जैसे ये 1958 सिलेंडर्स मतलब ये 1 सिलेंडर, ये 2 सिलेंडर, ये 3 सिलेंडर, ये 5, ऐसा करते 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 पूरा 1958 सिलेंडर्स तक जाता है। ये 1958 सिलेंडर्स ऐसा पूरा जाने के बाद, मतलब ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे 1958 सिलेंडर्स तक जगह हम लोग भर सकते हैं इस हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, अब मुझे जानना है कि ये एक सिलेंडर जो है, एक सिलेंडर में कितना जगह है, एक सिलेंडर का साइज़ कितना है। तो एक सिलेंडर का जो साइज़ है वो है 8 MB। एक सिलेंडर का साइज़ है वो है 8 MB। ठीक है, 8 MB, ऐसे 1958 सिलेंडर्स है। ये जो सिलेंडर का साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली है, इसका थंब रूल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, और इसका साइज़ 8 MB का है। और एक के अंदर कितना जाएगा, 8 MB जाएगा। इसको अभी अगर हम लोग देखें, एक मिनट इसको और अच्छे से, थोड़ा सा डायग्राम में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क आ गई। ठीक है, ये हार्ड डिस्क आ गई, ये 16 GB की हार्ड डिस्क है। और इसको एफडिस्क बोलता है कि हमारे पास 1958 सिलेंडर्स है। ठीक है, 1958 सिलेंडर्स है। और यहाँ पे हम लोग सिलेंडर्स को छोटा छोटा बना लेते हैं सिलेंडर्स को। ये 1 सिलेंडर, ये 2 सिलेंडर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये ऐसा जाते 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 1958 सिलेंडर्स। ठीक है, ये पहला सिलेंडर हो गया आपका, ये हो गया सेकेंड, उसी तरह से ये हो गया आपका 1958। ऐसे 1958 सिलेंडर्स है। और एक का जो साइज़ है वो है 8 MB अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 8 MB ये अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मुझे जानना है, अगर मेरे पास 1958 सिलेंडर्स है और एक सिलेंडर का साइज़ है 8 MB, तो मेरे पास इसका पूरा टोटल साइज़ कितना होगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1958 को 1958 सिलेंडर इंटू 8 MB। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 15664 MB। ठीक है, तो इतनी हमारे पास जगह है इस हार्ड डिस्क में, क्योंकि हमारे पास हार्ड डिस्क में 1958 सिलेंडर्स है। एक सिलेंडर्स का जो साइज़ है, एक सिलेंडर के अंदर हम लोग इतना वॉल्यूम भर सकते हैं, 8 MB का जो है वॉल्यूम भर सकते हैं। तो अगर 8 MB एक सिलेंडर का साइज़ है तो 1958 सिलेंडर का साइज़ कितना हो गया, 15664 MB। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा 1024 MB से, तो ये मुझे GB के अंदर आंसर देगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 15 से 16 GB अप्रॉक्स। सही है,
तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 16 GB के करीब डिस्क है। तो देखो अभी ह्यूमन रीडेबल में हमने देख लिया 16 GB, बट एफ डिस्क का कैलकुलेशन देखो कैसा आ रहा है। 1958 सिलेंडर्स है, एक सिलेंडर की वैल्यू है 8 MB। अगर इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमको आंसर मिलता है 15664 MB। इसको मैंने 1024 में डिवाइड कर दिया। 1024 में डिवाइड करने के बाद मुझे ये GB के अंदर आंसर दे रहा है, और ये बोल रहे हैं कि 15 से 16 GB अप्रॉक्सीमेटली है। तो इस तरीके से एफ डिस्क, इस तरीके से सिस्टम इसको देखता है, उसको देखता है सिलेंडर्स के तरीके से। हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन रीडेबल 16 GB के हमको हार्ड डिस्क दिखा रही है, बट सिस्टम उसको इस तरीके से देखता है कि इसमें सिलेंडर्स कितने हैं, ठीक है, ये हार्ड डिस्क के अंदर सिलेंडर्स कितने हैं, और एक सिलेंडर की जो साइज़ है, जो वॉल्यूम उसके अंदर बैठ सकता है वो 8 MB का बैठ सकता है। मतलब 8 MB का जो डेटा आप उसके इस सिलेंडर के अंदर डाल सकते हो। वैसे कितने सिलेंडर्स हैं? 1958 इंटू 8 हमने कर दिया, तो इतनी MB की डिस्क है, और उसको डिवाइड कर दिया 1024 पे, तो 15 से 16 GB आपको दिखा रहा है। तो 16 GB का मतलब कि कितने सिलेंडर्स है? 16 GB का मतलब है 1958 सिलेंडर्स, और एक सिलेंडर का साइज़ है 8 MB, ठीक है। ये हमने अभी देख लिया। अगर एक और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। अगर इतने सिलेंडर्स है 9 2 5 6 7 सिलेंडर्स है अगर एक डिस्क के अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर इतने सिलेंडर्स है, अगर तो हमको मालूम करना है कि इसका साइज़ कितना है, इस हार्ड डिस्क का साइज़ कितना हो सकता है। हमारे पास सिर्फ सिलेंडर्स की वैल्यू है कि इतने सारे सिलेंडर्स हैं इस हार्ड डिस्क में। तो अगर मालूम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू 8 करेंगे, इंटू 8 MB, क्योंकि हमको मालूम है कि एक सिलेंडर्स का अप्रॉक्सीमेटली 8 MB हो सकता है, ठीक है। इसको जब हम लोग 8 MB करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 740,536 MB, ठीक है। फिर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1024 से, जिसमें मेरे को GB में साइज़ मिल जाएगा 723 GB। तो इस तरीके से हार्ड डिस्क की साइज़ की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो 8 MB में बता रहा हूँ वो थंब रूल नहीं है, इसके अंदर दो चीज़ होती है। अगर हार्ड डिस्क आपका GB में है तो अप्रॉक्सीमेटली 8 MB एक सिलेंडर का साइज़ होता है। अगर आपकी हार्ड डिस्क छोटी है, MBs के अंदर है, अगर MBs के अंदर है तो उसका सिलेंडर्स का अप्रॉक्सीमेटली साइज़ है 1 MB। 8 MB नहीं होगा, उस वक्त आपका होगा 1 MB, ठीक है। जैसे अगर आपके पास दो हार्ड डिस्क है, एक है GB के अंदर, एक है MB के अंदर, ठीक है। ये आपकी हो गई ये आपकी अगर समझो हो गई 16 GB की हार्ड डिस्क, ये आपकी है 16 GB की हार्ड डिस्क, और ये है आपकी 500 MB की हार्ड डिस्क। तो इसके अंदर जो सिलेंडर्स है, जो 16 GB की हार्ड डिस्क है, इसके अंदर जो सिलेंडर्स है वो है 1958 सिलेंडर्स। तो एक सिलेंडर्स की इसके अंदर की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली है 8 MB। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। तो इसके अंदर 8 MB की जो है साइज़ है, मतलब इसके अंदर 8 MB तक हम लोग वॉल्यूम भर सकते हैं एक सिलेंडर्स के अंदर। 16 GB की अगर हार्ड डिस्क है, अगर इसके अंदर 500 MB की हार्ड डिस्क है तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली एक सिलेंडर की जो वैल्यू हो जाती है वो होती है 1 MB। ये मेरे पास सिलेंडर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। तो ये हमारे पास जो सिलेंडर्स है इसके अंदर की जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है वो है 1 MB के करीब। तो अगर आपके पास MBs के अंदर हार्ड डिस्क है, अगर MBs के अंदर हार्ड डिस्क है तो MBs के अगर अंदर हार्ड डिस्क है तो इसकी सिलेंडर की वैल्यू होंगी 1 MB। और अगर GB के अंदर है तो इसकी एक सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, एक सिलेंडर के अंदर हम लोग कितना भर सकते हैं? 8 MB तक जगह भर सकते हैं। तो ये दोनों जो है इस दोनों तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। बट ये थंब रूल नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली 8 MB होता है अगर GB में हार्ड डिस्क हो। अगर MB में हार्ड डिस्क हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1 MB सिलेंडर का साइज़ होता है, ठीक है। तो GBs में अगर होगा तो समझ लेना 8 MB रहेगा, और अगर MBs में हो तो 1 MB रहेगा, क्योंकि इसका कोई थंब रूल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों भी होता है। और ठीक है, सिलेंडर्स अभी हम लोग और आगे इसमें देखते हैं एक चीज़, एक मिनट।
चलो अभी हम लोग एक और एक इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और एक देखते हैं, और हम लोग बनाते हैं एक बंगला, एक 16 GB की हमारी हार्ड डिस्क, एक बंगला बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारा 16 GB का हार्ड डिस्क, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग, ये मेन अपना बंगला है, अब इसमें हमको छोटे छोटे रूम बनाने हैं, ठीक है। अभी रूम बनाने हैं, अब ये एक रूम हो गया, ये एक रूम हो गया, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है इसके अंदर ये जो है ये सिलेंडर्स है, ठीक है। ये एक एक सिलेंडर्स 8-8 MB का है, क्योंकि ये GB के अंदर हार्ड डिस्क है, ये एक एक सिलेंडर्स 8-8 MB का है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और अब मुझे एक इसके अंदर एक रूम बनाना है, एक पार्टीशन बनाना है, जिसका मुझे साइज़ देना है 24 MB का, ठीक है। मुझे बनाना है एक रूम बनाना है, और उसका साइज़ होना चाहिए 24 MB। तो इसमें सिलेंडर कितना यूज़ करेगा, अगर मुझे 24 MB का पार्टीशन बनाना है, 24 MB का अगर मुझे रूम बनाना है, तो इसमें सिलेंडर्स कितने यूज़ होंगे। और इस रूम का नाम होगा जैसे SDA1, ठीक है। SDA1 होगा इस रूम का नाम, SDA1 होगा, और 24 MB का अगर ये रूम है, तो इसमें सिलेंडर्स कितने यूज़ करेगा। एक सिलेंडर अगर 8 का है, 8 MB का अगर एक सिलेंडर है ना, 8 MB का, हमने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 8 MB का एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम 8 MB का है, तो ऐसे कितने सिलेंडर वो यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा 3 सिलेंडर्स, 8, 16 और 8 हो गया 24, तब जाके ये इतना 24 MB उसको मिलेगा। तो ये एक हार्ड डिस्क के अंदर, एक बंगलों के अंदर, ये जो 8-8 MB के 1958 सिलेंडर्स है, उसमें से 3 सिलेंडर अगर वो यूज़ करेगा, तब जाके वो 24 MB का एक रूम बनाएगा, एक 24 MB का एक पार्टीशन बना पाएगा। ये पूरे टोटल कितने 1958 सिलेंडर्स है, 1958 सिलेंडर्स है। एक ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ऐसे 1958 सिलेंडर्स हैं एक 16 GB की हार्ड डिस्क के बंगलों में। और एक सिलेंडर्स की जो वॉल्यूम है वो 8 MB का है। अगर मैं एक रूम बनाऊँ 24 MB का, तो उसको 3 सिलेंडर्स वो यूज़ करेगा, 3 सिलेंडर्स यूज़ करके वो बनाएगा। अगर मैं एक और एक रूम बनाया 96 MB, अगर मुझे मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक और एक रूम चाहिए, सेकेंड रूम, जिसका साइज़ हो 96 MB, तो उस रूम का नाम हो जाएगा SDA2, ठीक है। SDA2, क्योंकि ये दूसरा रूम बना रहा है। तो इसका साइज़ कितना रहेगा, इसमें कितना सिलेंडर्स यूज़ होगा, इसमें कितना सिलेंडर्स यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे 12 सिलेंडर, क्योंकि एक 8 MB का है। तो 8 MB का अगर हम लोग देखें, तो ये 96 MB तक अगर मुझे जाना है, तो 8 सिलेंडर्स मुझे लगेंगे, ठीक है। तो SDA1 के अंदर अगर एक और एक चीज़, अगर मैं SDA1 की मिसाल ले लूँ, ठीक है। अगर SDA1 में देखूँ, हमको 3 सिलेंडर्स यूज़ हुए, ठीक है। हमको यहाँ पे 3 सिलेंडर्स यूज़ हुए। अब सुनो, SDA1 के अंदर अगर मैं 1 MB का यहाँ पे डेटा लिखूँ, 1 MB का 1 MB का अगर मैं डेटा डालूँ या डेटा लिखूँ, तो एक सिलेंडर पूरा यूज़ होगा क्या, ये पूरा एक सिलेंडर यूज़ हो जाएगा क्या, नहीं, 1 MB तक ही यूज़ होगा। ये एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, साइज़ है, वो 8 MB का है। अगर मैं एक MB का डेटा लिखूँगा, तो वो इतना फुल हो जाएगा, 1 MB तक फुल हो जाएगा। और 7 MB का अगर लिखूँगा तो फुल हो जाएगा, पूरा सिलेंडर फिर फुल हो जाएगा। अगर 7 MB और लिखूँगा तो पूरा फुल सिलेंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको वो सिलेंडर को भरते रहता है। जैसे 8 MB का एक सिलेंडर है, मैं अगर 1 MB का लिखूँगा तो 1 MB फुल करेगा, फिर उसके बाद 7 MB लिखूँगा तो ये पूरा फुल कर लेगा एक सिलेंडर को। इस तरीके से वो फुल करता है। ये सारा चीज़ जो है, ये पूरा जो सारा चीज़ है, वो बैकएंड का लॉजिक है। ये लॉजिक से ही वर्किंग करता है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं वो ह्यूमन रीडेबल में 16 GB देख रहे हैं, बट सिस्टम उसे हार्ड डिस्क उसे कैसे देख रहा है, उसे सिलेंडर्स के इसमें देख रहा है कि 16 GB का जो हार्ड डिस्क है, उसके अंदर उसके पास 1958 सिलेंडर्स है। 1958 सिलेंडर्स है। एक सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, एक सिलेंडर के अंदर कितना भर सकता है, वो 8 MB का डेटा भर सकता है। वैसे 1958 सिलेंडर्स है, 8 MB का डेटा अगर वो भर सकता है। अगर मुझे एक पार्टीशन बनाना है SDA1 नाम से, तो मुझे कितने सिलेंडर लगेंगे, 3 सिलेंडर लगेंगे, 3 सिलेंडर। अगर मैं 1 MB का डेटा लिखूँ
तो वो 1 MB भर देगा, फिर जैसे 7 MB का लिखूँगा तब जाके वो पहला पूरा सिलेंडर भर देगा। तो ये लॉजिक ये कंसेप्ट से ही वर्क करता है। तो ये मुझे कंसेप्ट आपको बताना था। चलो, मैंने अगर पार्टीशन बना 96 MB का, तो कितना अभी हम लोग है ना एक और एक चीज़ इसमें देखते हैं। एक और एक चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैंने इसके अंदर एक पार्टीशन, जो हम लोग सेकेंड एग्जांपल देख रहे थे, अगर मैंने 96 MB का बनाया तो मेरा पार्टीशन का रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा। रेंज देखते, रेंज तो क्या करता है, अगर हम लोग ने पहला जो बनाया था SDA1, ठीक है, इसमें इसने 12 MB का हम लोग ने बनाया था। तो इसके अंदर उसने जो रेंज, सिलेंडर की जो रेंज थी, इसके अंदर जो रेंज थी वो थी 1 से 12 तक, ठीक है, 1 से 12 तक थी रेंज। और जैसे ही हम लोग ने सेकेंड रूम बनाया 16 MB का, वो शुरू होगा 13 से। और जैसे अगर 16 MB का अगर हमको बनाना है एक रूम, तो उसके लिए हमको 2 सिलेंडर लगेंगे, क्योंकि एक सिलेंडर की वैल्यू है 8 MB, तो हमको 2 सिलेंडर लगेंगे। तो उसकी रेंज हो जाएंगी, अगर समझो पहले हमारा जो पार्टीशन था यहाँ पर वो ख़त्म हुआ है 12 पे, तो 12 के बाद जो रेंज बनेगी 13 से 14, 13 से 14। तो इतना 2 बाटला उसको यूज़ करेगा, मतलब ये 2 बाटला उसको यूज़ करेगा। तो इसमें कितना मैं डेटा लिख सकता हूँ, फिर 16 MB का 2 बाटले के अंदर जो है डेटा लिख सकता हूँ। और अगर मैं तीसरा रूम, अगर मुझे तीसरा रूम बनाना है 100 MB का, तीसरा रूम अगर मुझे बनाना है 100 MB का, तो कितने सिलेंडर यूज़ होंगे। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर की वैल्यू है 8 MB, कितने सिलेंडर यूज़ होंगे, करीब 100 के करीब, 100 के ऊपर अगर देखें तो 100 के करीब, मतलब 104 MB बनेगा, है ना। 100 क्योंकि नहीं बन सकता, क्योंकि एक सिलेंडर का जो साइज़ है वो 8 MB का है, तो 104 MB के करीब इसका वो सिलेंडर्स बनेंगे। चलो देखते हैं हम लोग डिस्क कितना, और इसमें हम लोग हमारा जो डिस्क है उसके अंदर जाके देखते हैं, फिर हम लोग उसका पार्टीशन का समझते हैं थोड़ा। हम लोग जाते हैं 6 के अंदर फिर से, और मैं फिर से fdisk रन करता हूँ, ठीक है। fdisk रन करने के बाद मुझे दिखा रहा है 16 GB का मेरा डिस्क है, और इसके अंदर 1958 जो है सिलेंडर्स है। अब मैं एक और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे देखना है कि इसका साइज़ कितना है, पहले वाले का साइज़ कितना है। सो पहला वाला जो मेरा पार्टीशन है वो स्टार्ट होता है 1 से, एंड होता है 33 पे, ठीक है। पहला सिलेंडर से स्टार्ट होता है और 33 सिलेंडर्स के ऊपर ख़त्म होता है। अब हमने देखा कि एक सिलेंडर की जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 MB है, तो ये पहला पार्टीशन मेरा कितने MB का हुआ। अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप समझो कि आपकी जो साइज़ है 16 GB की है। पहला वाला जो मेरा रूम है वो स्टार्ट होता है 1 से, पहले सिलेंडर से, और ख़त्म होता है 33 सिलेंडर के ऊपर। तो 33 इंटू 8, क्योंकि एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 8 है, तो ये आता है 264 MB। तो मेरा पहला वाला जो रूम है 264 MB का है, सही है। पहला वाला जो रूम है 264 का है। सेकेंड वाला अगर आप देखोगे तो वो शुरू होना चाहिए 34 पे। ये जो है ना सेकेंड वाला जो SDA2 है वो शुरू होना चाहिए 34 के ऊपर, बट वो शुरू हो रहा है 33 पे। इसमें कुछ एरर नहीं है, ये बैकएंड में सब बराबर ही है, बट ये एक समझो एक इस तरीके का बग है। वो शुरू होना चाहिए 34 पे, बट वो यहाँ पे 33 दिखा रहा है। जब हम लोग नया हार्ड डिस्क दिखाएंगे तो नया हार्ड डिस्क डाल के लगाएंगे और बराबर से साइजिंग करेंगे तो बराबर से दिखाएगा, बट वो यहाँ पर खाली ऐसा बग समझ के आप देखो, बट ये 34 दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अब सेकेंड वाला जो हार्ड डिस्क है इसका साइज़ कितना है, SDA2 का, इस सेकेंड वाला जो पार्टीशन है इसका साइज़ कितना है। तो अभी ये शुरू होता है 33 पे, अगर ये शुरू होता है 33 पे और ख़त्म होता है 543 पे, ठीक है, ख़त्म हो रहा है 543। अब मुझे रेंज इसकी निकालनी है, तो ये कितना सिलेंडर यूज़ कर रहा है, सेकेंड वाला कितना सिलेंडर यूज़ कर रहा है। तो 33 माइनस 543 ये मेरे को देगा 510 देगा, 510, ठीक है। 510 सिलेंडर्स इसके लिए यूज़ हो रहे हैं। एक सिलेंडर का वॉल्यूम है 8 MB का, तो मैं
10 इंटू 8 करूँगा और तो इसका जो आंसर आएगा वो उतना साइज़ मेरा यूज़ हो रहा है सेकेंड पार्टीशन के लिए। अब लास्ट पार्टीशन को देखो, लास्ट पार्टीशन कितना दिखा रहा है, एक मिनट, SDA 10 ये दिखा रहा है कि ये 1458 से शुरू हो रहा है और 1522 पे ख़त्म हो रहा है, 1522 पे ख़त्म हो रहा है। तो इसको अगर माइनस करना है तो 1485 माइनस 1522 जो आंसर आएगा वो इंटू 8 से हमको पता चलेगा कि इसका पार्टीशन का साइज़ कितना है। ठीक है, अगर अब मुझे मालूम करना है कि ये जो पूरा बंगला है 16 GB का, इसमें कुछ फ्री स्पेस है या नहीं है, तो कैसे मालूम कर सकते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि टोटल सिलेंडर्स कितने हैं हमारे पास। टोटल सिलेंडर्स अगर 1958 है, ठीक है, 1958 है और यूज़ कितना हुआ है वो देखते हैं। यूज़ हुआ है हमारा 1522 तक, 1522 तक इसका यूज़ हो चुका है। तो हम लोग उसको उतने को माइनस करेंगे और जो बच गया, जितने सिलेंडर्स बच गए वो हमारा फ्री स्पेस होगा। तो इसको इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारा, एक मिनट, जैसे ये हमारा पूरा बंगला है 16 GB का, 16 GB का पूरा बंगला है और इसके अंदर 1958 सिलेंडर्स है टोटल। ठीक है, 1958 है। अब अगर हम लोग देखें कि ये लास्ट सिलेंडर्स कितना यूज़ हुआ है, 1522 सिलेंडर्स तक यूज़ हो चुका है, 1522 यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको 1958 जो टोटल है उसको माइनस करूँगा 1522 से। जो इसमें आंसर मुझे मिलता है उतना सिलेंडर्स रिमेनिंग है और उतनी जगह बाकी है, उतना सिलेंडर्स रिमेनिंग है और उतनी जगह फ्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि कितना रूम बाकी है, कितना फ्री स्पेस है। तो हम लोग इसके अंदर रूम बना सकते हैं या नहीं। अगर इसमें हमको जगह बच रही है, हम लोग को माइनस करने के बाद सिलेंडर्स बच रहे, तो उतने आराम से हम लोग उतने अराउंड रूम उसके हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। तो कितना फ्री स्पेस होगा अगर मुझे इसको देखना है, अगर मैं माइनस करूँ इसको, ठीक है, लिनक्स के अंदर कैलकुलेटर है BC नाम से, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि 1958 जो मेरे टोटल सिलेंडर्स है 1958 माइनस करो 1522 से, तो 436 इतने सिलेंडर्स मेरे पास स्पेस अभी भी फ्री है। 436 सिलेंडर्स बाकी है। अगर 436 को मैं इंटू करूँ, 436 को मैं इंटू करूँ 8 से, 8 MB का एक सिलेंडर है, तो मेरे को बताता है कि 3488 MB आपके पास फ्री स्पेस है। इसके अंदर आप इतना रूम बना सकते हो। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ GB में 1024 आंसर लाने के लिए 1024 से डिवाइड करूँ तो मुझे GB में आंसर देंगे कि मुझे बोलेंगे कि भाई 3 GB का फ्री स्पेस आपकी हार्ड डिस्क में है इस वक्त। समझ में आ गया? तो मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू पूरा एक क्लास ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमारी हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसके अंदर टोटल सिलेंडर्स जो है, टोटल सिलेंडर्स कितने, 1958 सिलेंडर्स है। ठीक है, हमने इसको माइनस किया जितने यूज़ हो चुके, हमारे यूज़ हुए हैं 1522 और माइनस करने के बाद हमको वैल्यू मिली 436 की। 436 सिलेंडर्स अभी भी हमारे पास फ्री है। 436 सिलेंडर्स फ्री है। एक सिलेंडर का वैल्यू है 8 MB अप्रॉक्सीमेटली। एक सिलेंडर का वैल्यू है 8 MB। तो मैंने क्या किया, 436 सिलेंडर्स को मल्टीप्लाई किया 8 MB से। 8 MB से जब मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू मुझे मिली है 3488। 3488 हमारे पास MB मौजूद है फ्री इस पूरे बंगले में। अगर हमको एक रूम बनाना है तो इतने MB का हम लोग रूम आगे जाके बना सकते हैं। अब उसको मेरे को GB में लाना था, इसीलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया 1024 से। 1024 से डिवाइड कर दिया तो मुझे बोल दिया कि भाई 3 GB अप्रॉक्स आपकी पास फ्री जगह है, जिसमें आप फ्री रूम है, जिसमें आप आगे रूम और पार्टीशन बना सकते हो इस डिस्क के अंदर। तो अगर
मुझे जानना है कि मैं इस हार्ड डिस्क में, ये जो 16 GB का मेरा हार्ड डिस्क है, उसमें फ्री स्पेस है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये वे है कि सिलेंडर्स को माइनस किया जाए, टोटल सिलेंडर्स को माइनस किया जाए यूज सिलेंडर से, तो हमको मिलेगा फ्री कितना सिलेंडर्स है। इतने सिलेंडर्स अगर फ्री है तो एक सिलेंडर की जो वैल्यू है 8 MB के करीब है। तो 8 MB को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे MB में वैल्यू मिल गई। मैं जैसे डिवाइड करूँगा 1024 से तो मुझे GB में दिखा देगा। तो इतना अप्रॉक्सीमेटली बता रहा है कि मेरे पास 3 GB का फ्री स्पेस है, फ्री जगह है जहाँ पे मैं एक हार्ड डिस्क, एक पार्टीशन या एक रूम बना सकता हूँ। तो अगर आगे जाके मैं एक GB का बनाने के बाद क्या मैं अगर आगे जाके समझा मेरे पास 3 GB का फ्री है, ठीक है, 3 GB फ्री है, तो आगे जाके 3 GB बनाने के बाद क्या मैं और बना सकता हूँ? नहीं, अब पूरा सिलेंडर फुल हो जाएगा। अगर मैंने अभी 3 GB का एक पार्टीशन बना दिया तो वो पूरा सिलेंडर्स फुल कर देगा, ठीक है। अगर मैंने अभी मेरे पास SDA 10 बना हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पर SDA नया पार्टीशन बनाता हूँ, नया रूम बनाता हूँ SDA 11 के नाम से, और उसको दे देता हूँ 3 GB, ठीक है, उसको दे देता हूँ 3 GB। अगर मैंने ये दे दिया तो क्या मैं SDA 12 बना सकता हूँ? SDA 12 बनेगा? नहीं बनेगा, SDA 12 नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पूरा अभी सिलेंडर्स को यूज़ कर दिया। क्योंकि अब हमारे पास बचा कितना, सिर्फ 3 GB है ना, सिर्फ 3 GB बाकी है। पूरा सिलेंडर्स हम यूज़ कर लेंगे तो हम आगे जाके रूम आगे हार्ड डिस्क में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। हम लोग फिर से एक हार्ड डिस्क लगाते हैं, इसमें ऐड करते हैं, और फिर हम लोग इसको आगे इसके अंदर रूम बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे कमांड्स, मतलब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे कड़िया का, ताकि हम आपको हार्ड डिस्क का टॉपिक थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। चलो अभी हम लोग जाते हैं और ठीक है अब मैं जाता हूँ हार्ड डिस्क, अभी मुझे हार्ड डिस्क ऐड करनी है इसमें, ठीक है। चलो मैं जाता हूँ मशीन में और सेटिंग्स में, और यहाँ पर स्टोरेज में जाता हूँ और देखता हूँ मुझे ऐड करने देता है। तो ये मुझे डायरेक्टली ऐड करने नहीं दे रहा, मुझे सिस्टम को शट डाउन ही करना पड़ेगा। मैं शट डाउन करता हूँ इसको, शट डाउन है फिर नेट, ठीक है। हम लोग एक नया हार्ड डिस्क ऐड करते हैं और फिर से पूरा प्रोसेस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम देखा था, और इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैंने इसको शट डाउन कर लिया हूँ और वापस मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, मैं यहाँ पर स्टोरेज में जाता हूँ, और स्टोरेज के अंदर, ठीक है, मेरे पास ये SATA जो है, यहाँ पर मैं एक मिनट ऐड हार्ड डिस्क बोलता हूँ, और यहाँ पर मैं बोलूँगा ऐड, कि मुझे एक सॉरी यहाँ पर मैं बोलूँगा क्रिएट, और ये VDI रखूँगा डायनेमिकली एलोकेटेड। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 500 MB के करीब दे देते हैं हम लोग। चलो 500 MB ये रहा, ठीक है, 500 MB दे देते हैं हम लोग। दे के क्रिएट करते हैं और इसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं ओके, और ओके करने के बाद हम लोग इसको मशीन को स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ अगर आपके पास वर्चुअल VMware है, VMware में अगर पावर ऑन मशीन में अगर आप हार्ड डिस्क को ऐड कर लेते हो, डायरेक्ट पावर ऑन मशीन में हार्ड डिस्क को ऐड करते हो, तो वहाँ पर आपको चालू मशीन में हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो जाती है, डिस्कवर हो जाती है। सिंस अभी हमने पावर शट डाउन मोड में किया तो हमें डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क को वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। वो भी हम लोग देखते हैं कैसे डिटेक्ट करता है, और अगर डिटेक्ट नहीं करता है तो कौन सी कमांड से हम लोग उसको डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर रूट से, लॉगिन करने के बाद ग्राफिकल में जाता हूँ।
मैं ग्राफिकल में जाता हूँ क्योंकि ग्राफिकल में थोड़ा सा अच्छा दिखेगा समझाने के हिसाब से। और मैं रूट में लॉगिन ले रहा हूँ। रूट में लॉगिन लेने के बाद मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल। और अगर मुझे देखना है कि मेरी हार्ड डिस्क नई जो हार्ड डिस्क हमने ऐड की है, ठीक है, न्यू हार्ड डिस्क जो अभी हमने ऐड की वो दिख रही है या नहीं, जो अभी हमने ऐड की नई हार्ड डिस्क वो दिख रही है या नहीं, उसको देखना है तो ls स्पेस dev के अंदर जो SD के ड्राइवर्स है मैं स्टार करके देखूँगा। तो ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा रही SDB है ना। हमारी जो पहले हार्ड डिस्क थी वो लगी थी SDA है ना, ये SDA थी। ये जो अभी हमने हार्ड डिस्क को नई ऐड किया वो SDB है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ये सारे पार्टीशन SDA 10 तक पार्टीशन बने थे, ठीक है। जो हमने SDA 16 GB की हमारी हार्ड डिस्क थी वो ऑलरेडी लगी है, और एक अभी हमने नई ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क लगाई है 500 MB की, जिसका नाम है, जिसका ड्राइवर है SDB नाम से, ठीक है। अगर ये डिटेक्ट नहीं होती, ठीक है, अगर ये डिटेक्ट नहीं होती, अगर आपने लाइव मशीन में हार्ड डिस्क लगाई है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइव मशीन के अंदर ही काम होता है, और आपके पास अगर आपने नई हार्ड डिस्क लगाई और उसको डिस्कवर करना है बिना रिबूट करे, तो एक कमांड जो हमने लास्ट टाइम देखी थी वो कमांड ये है कि ये कमांड मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा क्या करती है, बट इस वक्त के लिए खाली आप नोट डाउन आप नोट ये कर लो कि ये एक कमांड है जिससे हम लोग हार्ड डिस्क को डिस्कवर कर सकते हैं। अगर हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होती है तो हार्ड डिस्क को अगर डिटेक्ट करना है तो ये कमांड से हम लोग बिना रिबूट करे सिस्टम में हार्ड डिस्क को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कमांड अगर हम लोग रन करते हैं तो इसके बाद हम लोग को सिर्फ 3 कमांड रन करनी है, host 1 और host 2 नाम से। अब ये कमांड करती क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट अब इसके लिए आप इस वक्त के लिए खाली इतना समझ लो, अगर आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है, आपकी डिस्कवर नहीं हो रही है, तो ये 3 कमांड रन करने के बाद आपको हार्ड डिस्क दिख जाएंगे। अब ये दिख रहा क्या है, ये अगर हम लोग देखें, ये जो हमने कमांड लगाई है ls की कमांड जो हमने लगाई है, हमको दिखा रहा है ड्राइवर्स कौन से हार्ड डिस्क के ड्राइवर्स। तो ये SDA1 जो है ये पूरी एक अक्खी हार्ड डिस्क है, ये पूरी अक्खा एक बंगलो है, ये पहला बंगलो है ना। फिर दूसरा जो है वो SDB है, ये पूरा अक्खा एक बंगलो है, ये पूरी अक्खी अलग से हार्ड डिस्क है, सेकेंड हार्ड डिस्क। अब SDA के अंदर यहाँ पे कितने पार्टीशन, 1 2 3 ऐसे करते करते SDA 10 तक पार्टीशन है। SDB जो दूसरी हार्ड डिस्क है जो अभी लगाई है, ये पूरी ब्रांड न्यू है, इसके अंदर कोई भी अभी तक हमने कोई भी रूम बनाया नहीं है, कोई भी पार्टीशन बनाया नहीं है। ये तो अगर आपको देखना है कि आपकी मशीन में कितनी हार्ड डिस्क लगी है, तो ls dev sd स्टार, SD के आगे अगर स्टार लिखोगे तो दिखाएंगे कि SD ड्राइवर जो SATA ड्राइवर है हार्ड डिस्क के कितने दिखा रहे हैं। तो आपको दिखा रहा है SDA और SDB, तो SDB जो हमारी लेटेस्ट हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग SDB को देखते हैं कि इसके अंदर अभी हमारे पास कितने सिलेंडर है, और अब हम लोग इसका हमारा कैलकुलेशन कैसे करेंगे वगैरह, हम लोग सारी चीज़ें इसमें देखते हैं जो अभी हमने नई हार्ड डिस्क लगाई है। तो हार्ड डिस्क में अगर देखना है, जाना है, तो fdisk-l और मैं लिखूँगा dev SDB, ठीक है, SDB मार के मैं देखूँगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे अभी देखो तो ये दिखा रही है कि भाई 500 MB की डिस्क है और इसके अंदर 63 सिलेंडर्स है, राइट, इसके अंदर 63 सिलेंडर्स हमको दिखा रहे हैं। और अब मैं अगर पार्टीशन बनाऊं तो कैसे पार्टीशन बनाएंगे हम लोग वो देखते हैं। पहला पार्टीशन का नाम हम लोग क्या रखेंगे, पहला पार्टीशन का नाम हमारा होगा SDB1, ठीक है, SDB और फिर आगे 1। दूसरा पार्टीशन बनाएंगे, दूसरा रूम बनाएंगे तो उसका आगे आ जाएगा SDB2, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ इसके अंदर fdisk के अंदर -l के बदले fdisk जो हमारा कमांड है उससे हम लोग पार्टीशंस बना सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, मतलब एक रूम के अंदर, एक बंगलो के अंदर रूम बना सकते हैं। तो मैं SDB के अंदर जाता हूँ, ठीक है। वो बोलता है कि M फॉर हेल्प, ठीक है, M फॉर हेल्प बोल रहा है। अगर हम लोग M दबाएंगे तो वो सारे ऑप्शन बताएंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। D से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, M से प्रिंट कर सकते हैं ये मेन्यू को, N से नया पार्टीशन बना सकते हैं, P से प्रिंट कर सकते हैं कि कौन से ऑलरेडी पार्टीशन बने। अगर मैं P दबाऊँगा
तो मुझे बताएगा कि अभी इसके अंदर कौन से रूम या कौन से पार्टीशन बने हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं बना है क्योंकि ये फर्स्ट ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क है 500 MB की, राइट। तो इसके लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं बना है इस वक्त, ठीक है। अगर अब मैं पहला पार्टीशन बनाऊँ एन लिख के, ठीक है, अगर मैं पहला पार्टीशन बनाऊँ तो ये मुझे पूछता है, ये पहला पार्टीशन अगर बनाता हूँ तो ये मुझे पूछता है कि प्राइमरी बनाना है एक्सटेंडेड बनाना है। तो इस वक्त के लिए हम लोग सिर्फ P दबाएंगे प्राइमरी। मैं आगे बताता हूँ इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब पूछेगा पार्टीशन नंबर, तो डिफ़ॉल्ट पहला ही पार्टीशन है तो मैं एंटर कर दिया, मैं 1 लिख के एंटर कर दिया। अब ये बोलता है, अब यहाँ पे बोलता है कि पहले सिलेंडर की वैल्यू बताओ, पहला सिलेंडर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे लास्ट सिलेंडर आपका ख़त्म होगा। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो सिलेंडर है हमको बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रखना है, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट के अंदर एंटर कर देंगे। अब ये पूछता है कि कितनी MB का आपको कितनी MB की साइज़ बनानी है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसको 96 MB देते हैं, ठीक है। 96 MB देते हैं। 96 MB देने के बाद इसको प्लस करके देना पड़ेगा। 96 MB देने के बाद अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये बताता है कि HDB1 नाम से हमने एक पार्टीशन, एक रूम बना दिया है। उसका सिलेंडर स्टार्ट होता है 1 से और ख़त्म होता है 13 पे, सही है। अगर 1 से स्टार्ट होता है और 13 पे ख़त्म होता है, मतलब हमारे पास इसमें 13 सिलेंडर्स हैं, ठीक है। हमारे पास पहली जो हमने रूम बनाया है, सबसे पहला जो रूम बनाया है उसके अंदर हमारे को मिले हैं 13 सिलेंडर्स, ठीक है, 13 सिलेंडर्स। और हमने साइज़ दी है इसकी 96 MB। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ कि हमारे पास हमने फर्स्ट जो पार्टीशन बनाया है उसमें 13 सिलेंडर्स उसने लिया है, तो मैं BC मार के कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ, मैं लिखता हूँ 13 सिलेंडर्स इंटू 8 MB अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बताता है कि 104 MB का जो आपका पार्टीशन है, तो अप्रॉक्सीमेटली 104 के करीब जो हमने 96 MB दिया है, अप्रॉक्सीमेटली ये 100 MB के करीब दिखा रहा है पार्टीशन को। तो अगर अब मैं अभी यहाँ पे दूसरा पार्टीशन बनाऊँ N लिख के, ठीक है, न्यू, और मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये प्राइमरी हो, ठीक है। प्राइमरी हम लोग देखते बाद में। ये पार्टीशन नंबर सेकंड है, और ये स्टार्ट होता है 14 से, ठीक है, 14 से। अब मैं इसकी साइज़ देता हूँ 16 MB दे देता हूँ, ठीक है, 16 MB। और यहाँ पे मैं प्रिंट मार के देखूँ तो अगर आप देखो कि ये 14 से स्टार्ट हुआ है और 16 पे ख़त्म हो रहा है। अगर ये पहला वाला 13, मतलब इसका जो अगर आप रेंज देखो, पहला सिलेंडर स्टार्ट हो रहा है और 13 पे ख़त्म हो रहा है पहले रूम का, और 14 सिलेंडर से स्टार्ट हो रहा है 16 पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रहा है, जो पहले हो रहा था। पहले अगर आप हार्ड डिस्क में अगर देखते थे तो यहाँ पर बग नहीं आ रहा है ना। जब मैंने बताया था फर्स्ट वाले में, वहाँ पे बग नहीं आ रहा है, मतलब 1 से 13 के ऊपर बाउंड्री ख़त्म हो रही है तो 14 से 16 पे शुरू हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर तीसरा वापस अगर यहाँ पे बनाऊँ, मैं प्राइमरी लिख के, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ पार्टीशन नंबर 3 और मैं यहाँ पर दे दूँ कि 17 से चालू हो, और मैंने इसकी साइज़ दे दिया 24 MB, और मैं प्रिंट मार के देखूँ तो ये बता रहा है कि 17 अगला जो तीसरा नंबर का मेरा जो ये है वो स्टार्ट हो रहा है 17 से 20 तक। तो इस तरीके से ये हम लोग पार्टीशन जब बनाते हैं तो वो रेंज देता है। पहला सिलेंडर शुरू होगा 13 सिलेंडर पर ख़त्म होगा, मतलब आपकी जो जगह है 1 से लेके 13 सिलेंडर को यूज़ करने दे दिया है पहले पार्टीशन के लिए, जो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 100 MB की जगह होती है। एक सिलेंडर की वैल्यू 8 MB, तो ये 13 सिलेंडर्स उसने यहाँ पे लगा दिए। फिर 14 से 16 सिलेंडर्स यहाँ पे लगा दिए, मतलब 3 सिलेंडर्स यहाँ पे उसने यूज़ कर लिए, अराउंड 24 MB के करीब। यहाँ पे उसने 17 सिलेंडर से लेके 20 सिलेंडर्स, 4 सिलेंडर्स यहाँ पे उसने यूज़ कर लिए, तकरीबन 30 MB के करीब। तो इस तरीके से वो सिलेंडर्स को एलोकेट करते चले जाते हैं जितना आप हार्ड डिस्क की स्पेस अपने साइज़ दोगे। इसको हम लोग रेंज के तरीके से भी दे सकते हैं। अगर हमको रेंज देना है कि भाई आप सिलेंडर की रेंज दो,
इंस्टेड ऑफ यहाँ पर हमने जैसे साइज़ दी थी +24 MB, तो जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू दी, यहाँ पे हमने लिखा 17 से शुरू करो सिलेंडर की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 17 के बाद 20 पे ख़त्म करो। तो अगर यहाँ पे खाली मैं 20 लिखूँ तो वो यही करेगा, 17 से 20 सिलेंडर्स को ही ले लेगा। तो इस तरीके से हम लोग रेंज वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। अभी बेसिकली वो क्या करेगा, वही बनता है, मतलब वही बनाएगा। अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पे 17 से 20 दे दिया तो ये सेम एज इट इज़, इंस्टेड ऑफ गिविंग MB वो रेंज के हिसाब से बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्विट करता हूँ, वापस से इस पर जाता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करके देखता हूँ, यहाँ पे भी मेरे पास कुछ भी नहीं बना। यहाँ पे N मार के मैं नया पार्टीशन बनाता हूँ, पहला पार्टीशन बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कि पहला सिलेंडर का साइज़ 1 से चालू हो, और मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे अभी समझो इसको रेंज दे दी। रेंज अगर मैंने दे दी 20, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे बताएगा कि एक सिलेंडर से लेके 20 सिलेंडर तक आपको जगह एलोकेट हो गई, और एक सिलेंडर की जो साइज़ है वो 8 MB के करीब है। 8 इंटू अगर 2 करूँगा तो 160 MB के करीब इसने पहला पार्टीशन बना दिया। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर MBs में नहीं दिया पार्टीशन का साइज़, मैंने यहाँ पर रेंज दिया। यहाँ पर रेंज मतलब मैंने बोला कि भाई एक पहले सिलेंडर से शुरू करो और 20वें सिलेंडर पर ख़त्म करो। वैसे ही मैं दूसरा और एक पार्टीशन बना के एंड करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझे प्राइमरी बनाना है, ये पार्टीशन नंबर 2 है, और ये 21 से चालू होगा, और इसको ख़त्म करो 40 सिलेंडर के ऊपर। और मैं प्रिंट करूँगा तो ये बोलेगा कि पहला जो पार्टीशन है SDB1 वो आपका पहले सिलेंडर से शुरू हो रहा है, 20 सिलेंडर पर ख़त्म हो रहा है। दूसरा जो पार्टीशन है जिसका नाम SDB2 है वो 21वें सिलेंडर से चालू हो रहा है और 40th सिलेंडर पर ख़त्म हो रहा है। और एक सिलेंडर की अगर वैल्यू 8 MB की अप्रॉक्सीमेटली है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 160 MB के करीब आपका पहला पार्टीशन बना है। ठीक है, इसको जैसे BC का मैंने बताया था उसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है और 20 पे ख़त्म हो रही है। लेकिन मैं पर्पसली क्या करूँगा, मैं शुरू करता हूँ अभी ये जैसे 21 से शुरू हो रही है, 40 पे ख़त्म हो रही है। मैं पर्पसली शुरू करूँगा रेंज को 50 से शुरू करूँगा और 60 पे ख़त्म करूँगा। हालांकि 41 से शुरू होनी चाहिए, मतलब अगर मैं तीसरा पार्टीशन बनाऊँ तो उसकी रेंज शुरू होनी चाहिए 41 से, बट मैं पर्पसली उसको 41 के बदले 50 करूँगा ताकि उसको अंदर गैप दे दूँ। ठीक है, मैं एंड करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे बोलता हूँ प्राइमरी, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ पार्टीशन नंबर 3। अभी यहाँ पर अगर आप देखो डिफ़ॉल्ट ये बोल रहा है कि 41 से सिलेंडर शुरू होंगे क्योंकि लास्ट सिलेंडर हमारा 40 पे ख़त्म हुआ है, बट ये बोलता है कि 41 से शुरू होंगे। मैं पर्पसली 41 के बदले मैं यहाँ पर देता हूँ 50। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 50 के बाद बोलने के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ 66। ठीक है, 66 आउट ऑफ रेंज बोल रहा है, तो ओके 60 देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट अगर करूँ, तो अगर आप देखो मैंने पर्पसली 40 के बाद 41 आना चाहिए था, बट मैंने उसको 10 सिलेंडर्स को मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, अगर ये जो गैप आ गया है, अब ये जो गैप आ गया है 40 से 50 के बीच का जो 10 सिलेंडर्स था, वो उसका जो गैप आ गया है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो नो डेटा लॉस, ये बाद में हम लोग फिल कर सकते हैं। ये जो गैप है 40 से 50 के बीच का जो गैप है हम लोग वो बाद में फिल कर सकते हैं। अगर मुझे देखना है मैं इसको फिल कैसे करूँ, अगर मैं करना चाहूँ तो इस गैप को मैं फिल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एन डाल के वापस अगर मैं इसको फिल करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी देता हूँ और बोलता हूँ कि फोर्थ पार्टीशन है, और मैंने यहाँ पर बोला कि अब मुझे इसकी वैल्यू 41 करनी है। ठीक है, 41 डिफ़ॉल्ट है, और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई इसको 49 पे ख़त्म करो, 49 पे ख़त्म करो, और मैं यहाँ पे पी मार के देखूँगा तो ये आ गया यहाँ पर 41 से 49 और फिर 50 से यहाँ पे 60। तो इस तरीके से हम लोग उस गैप को फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस गैप को फिल कर सकते हैं। तो ये वाला पार्टीशन हमारा कितने MB का बनेगा, 41 से 49, तकरीबन 8 MB से 16 MB के करीब वो 2 सिलेंडर्स इस पार्टीशन को दे देगा, 16 MB। अगर मैं इस पार्टीशन को लिखूँगा बनाऊँगा
तो वो 2 MB के करीब करीब इस पार्टीशन को दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो हम लोग रेंज भी दे सकते हैं, हम लोग साइज़ भी दे सकते हैं और रेंज भी, बट बेटर ये है कि हम लोग साइज़ दे रेंज के अलावा, क्योंकि साइज़ जो है वो ह्यूमन रीडेबल में अच्छा है, ठीक है। अभी हम लोग पूरी तरीके से एक पार्टीशन बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि fdisk कमांड से हम लोग कैसे पार्टीशन बनाते हैं और उसका एक पूरा प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे। अब मैं इसको क्विट करता हूँ, ठीक है। मैं फिर से fdisk-l dev sdb sd स्टार मार के आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर क्या है। क्या तो हमने नई हार्ड डिस्क लगाई है, नई हार्ड डिस्क हमने जो लगाई है उसका यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि HDB नाम से जो ड्राइवर आया है, ठीक है। अब fdisk को अभी हम लोग यूज़ करेंगे पार्टीशन बनाने के लिए। अब ये जो बंगला है हमारा HDB नाम से जो बंगला है, इसको बनाने के लिए, इस बंगले के अंदर रूम बनाने के लिए, इस बंगले के अंदर हमको रूम बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग एक कारीगर को बुलाएंगे, ठीक है। हम लोग एक कारीगर को बुलाएंगे और उस कारीगर बेसिकली वो है कड़िया आएगा, एक कड़िया जो है कड़िया आएगा और उसके अंदर रूम बनाएगा। वो कड़िया क्या करेगा, कड़िया बांध काम करेगा। उस कड़िए को बोलेंगे, अगर हम लोग उस कड़िए को बोलेंगे भाई पेंटिंग करो और इसके अंदर पक्का काम करो, पेंटिंग करो और दूसरी चीज़ें करो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि कड़िया जो है, कड़िया बोलेंगे वो मेरा काम नहीं है, पेंटिंग वगैरह मेरा काम नहीं है। तो उसी तरह से जो अपना कड़िया है वो fdisk है, fdisk के थ्रू हम लोग इसके अंदर रूम बना सकते हैं, कच्चा रूम। बट fdisk फॉर्मेट नहीं करेगा, वो माउंट नहीं करेगा, वो पेंटिंग नहीं करेगा, वो कड़िया सिर्फ़ और सिर्फ रूम बनाने के लिए। तो अपना कड़िया जो है fdisk है और fdisk सिर्फ पार्टीशन बना सकता है, ना ही वो फॉर्मेट कर सकता है पार्टीशन को, ना ही वो माउंट कर सकता है, सही है। तो fdisk कैन ओनली क्रिएट एंड डिलीट एंड मैनेज पार्टीशन। तो मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ। अभी हम लोग एक पूरा प्रॉपर एक एग्जांपल देखने वाले हैं। एक हार्ड डिस्क लगने के बाद हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने एक नई हार्ड डिस्क लगाई है, और मैंने लॉजिकल कंसेप्ट तो बता दिए। तो अभी हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकली आते हैं कि उसको कैसे बनाना है, पार्टीशन को कैसे बनाना है। तो ये अभी हमने हार्ड डिस्क लगाई जिसका ड्राइवर का नाम क्या है, SDB, ठीक है, जिसका ड्राइवर का नाम है SDB। और ये हमने 500 MB की मैंने हार्ड डिस्क लगाई, ठीक है। ये 500 MB की हार्ड डिस्क लगाई। अब हम लोग अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कड़िया को बुलाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कड़िया को, ये कड़िया आएगा, ठीक है, ये कड़िया आएगा। और ये आने के बाद ये हमारा fdisk है, ठीक है। कड़िया मतलब हमारा fdisk। इससे क्या करना है हमको, कड़िया से क्या कराना है हमको, कड़िया से हमको अंदर रूम बनाने हैं, इसके अंदर रूम बनाने, ऐसे रूम बनाने। ये 500 MB की जो हार्ड डिस्क है, ऐसे रूम बनाने। बट ये कड़िया बोलेगा मैं पेंटिंग नहीं करूँगा, मैं इसके अंदर पेंटिंग वगैरह नहीं करूँगा, मेरा काम सिर्फ है इसको बांध काम करके देना, आपको रूम बना के देना बस। तो fdisk क्या कर सकता है, हम लोग ये लिखते हैं कि fdisk जो है, यहाँ पे लिखेंगे कि fdisk जो हमारा कड़िया है कैन ओनली क्रिएट मैनेज एंड डिलीट पार्टीशंस। बस वो यही कर सकता है। fdisk क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है और डिलीट कर सकता है पार्टीशन को, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता वो। ही कैन नॉट फॉर्मेट और माउंट नहीं कर सकता, फॉर्मेट नहीं कर सकता, मतलब आगे के पेंटिंग वगैरह के जो काम है वो कड़िया हमारा नहीं कर सकता है। तो अभी हम लोग रूम बनाते हैं fdisk में जाके, और अपना कारीगर fdisk जो है अपना कारीगर है, तो वो कैसे एंटर करेगा। अभी अगर उसको रूम बनाना है, अगर कड़िया को रूम बनाना है, SDB बंगला के अंदर जाके रूम बनाना है, तो वो कैसे बनाएगा। तो उसके लिए fdisk हमारा कड़िए को बुलाएंगे, उसके एंटर करने के लिए हम लोग देंगे कि भाई SDB के अंदर एंटर करो, इस बंगलों के अंदर एंटर करो, SDB का जो बंगला है इसके अंदर एंटर करो, तो वो एंटर कर लेंगे। अब कड़िया हमारा एंटर हो चुका है अंदर, अभी वो अंदर चले गया। अब अंदर जाने के बाद अगर हमको देखना है कि कितने रूम हम लोग बना सकते हैं, इसके अंदर हमें देखना है कि कितने रूम हम लोग बना सकते हैं, तो पहले तो हम लोग इसको प्रिंट करेंगे कि कितने पार्टीशंस वगैरह हमारे पास अवेलेबल है,
ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमको दिखा रहा है कि अभी इस वक्त हमारे पास कुछ भी पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, और इसकी MB जो SDB है वो हार्ड डिस्क का साइज़ है 524 MB, और इसके अंदर हमारे पास 63 सिलेंडर्स मौजूद है। M फॉर हेल्प, M आपको यूज़ करना है ताकि आपको पता चले कि इसमें कड़िए के पास ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। कड़िए के पास ऑप्शन है N से न्यू पार्टीशन बनाने का, M से वो प्रिंट कर सकता है मेन्यू को, P से प्रिंट कर सकता है कितने पार्टीशन बने हैं, कितने रूम ऑलरेडी अवेलेबल है, और अगर क्विट करना है तो Q दबा के क्विट कर सकता है, और W से वो सेव कर सकता है जो भी चेंजेस वो करेगा, ठीक है। अब मैं N करता हूँ नया पार्टीशन बनाने के लिए, N फॉर न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ बता रहा है, एक्सटेंडेड और प्राइमरी। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंडेड क्या है और प्राइमरी क्या है। आपके लिए आप इतना समझो, आपके लिए खाली इतना समझो, आपके लिए आप खाली इतना याद रखो कि हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ 4 प्राइमरी बना सकते हैं, सिर्फ 4 प्राइमरी बना सकते हैं। पार्टीशंस बनाओ लेकिन पार्टीशंस बनाओ लेकिन सिर्फ 4 प्राइमरी बन सकते हैं। ये डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अब के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हम लोग एक हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। एक हार्ड डिस्क है, ये आपके पास एक हार्ड डिस्क है, एक बंगला है, ठीक है, एक हार्ड डिस्क है, इसके अंदर आप सिर्फ 4 बना सकते हो, 4 पार्टीशन, 4 प्राइमरी रूम बना सकते हो, ठीक है। ये 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये आप 4 प्राइमरी बना सकते हो एक हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये प्राइमरी जो है ना वो सिर्फ 4 बना सकते हो, उसमें पार्टीशंस बनेंगे बट प्राइमरी सिर्फ 4 बनेंगे। 4th प्राइमरी के ऊपर नहीं बना सकते, एरर आ जाएगा। अगर 5वां बनाना है, अगर हमको 5वां बनाना है तो एक को डिलीट करना पड़ेगा। अगर मेरे को 5वां पार्टीशन बनाना है तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको डिलीट करने के बाद इसको एक्सटेंडेड बनाना पड़ेगा, एक्सटेंडेड, ठीक है। इसको प्राइमरी को डिलीट करके इसको मुझे बनाना पड़ेगा एक्सटेंडेड। तो नाम ही देखो, अगर नाम से ही हमको पता चलता है कि ये क्या है ना। अगर एक्सटेंडेड बना दिया तो आप आगे जाके बहुत सारे पार्टीशंस इसके अंदर बना सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे आगे जाके इसके अंदर बहुत सारे पार्टीशंस बना सकते हो। तो इसके अंदर ऐसा है कि 4 प्राइमरी के ऊपर हम लोग नहीं बना सकते, एरर आ जाएगा। अगर 5वां बनाना है तो एक डिलीट करना पड़ेगा, और 4th वाले को एक्सटेंडेड बनाना पड़ेगा। और अगर एक्सटेंड बना दिया, अगर हमने 5वां चौथा जो है एक्सटेंडेड बना दिया, चौथे पार्टीशन को अगर एक्सटेंडेड बना दिया तो उसके आगे जाके हम लोग उसके अंदर बहुत सारे पार्टीशंस आगे बना सकते हैं। वो आगे का जो कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे, वो कितने पार्टीशंस बना सकते हैं और उसे क्या कहते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा बना सकते हैं 4, अगर या तो हम लोग खाली 4 प्राइमरी बनाएं, या तो 4 प्राइमरी बनाए, या फिर अगर हमको 4 से ज़्यादा बनाना है, 4 से अगर ज़्यादा बनाना है तो हमारे पास होंगे 3 प्राइमरी प्लस 1 एक्सटेंडेड, ठीक है। अगर हमको सिर्फ 4, अगर हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 का ही है, इस हार्ड डिस्क में हमको सिर्फ 4 ही रूम बनाना है तो हम लोग 4 प्राइमरी बना सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा बनाना है, अगर आपने 4 प्राइमरी बना दिए तो 5वां अगर बनाने जाओगे तो एरर आएगा। अगर आपको 4 से ज़्यादा ही बनाना है तो आप क्या करो, 3 प्राइमरी बनाओ, ठीक है, 3 प्राइमरी बनाओ और 1 एक्सटेंडेड बनाओ, ठीक है, 1 एक्सटेंडेड बनाओ। तो आपका उस तरीके से फिर आप एक्सटेंडेड के अंदर जाके और बहुत सारे दूसरे पार्टीशन बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं वापस हमारे एफ डिस्क के अंदर। तो आपके लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि प्राइमरी सिर्फ 4 बन सकते हैं, 5वां बनाने जाएंगे तो एरर आएगा। अगर 5वां बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक को डिलीट करना पड़ेगा और उस डिलीट किए हुए को एक्सटेंडेड बनाना पड़ेगा। फिर एक्सटेंडेड के अंदर हम लोग मज़ीद आगे उसमें पार्टीशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग प्राइमरी बनाते हैं। इस वक्त के लिए मैं लिखता हूँ P, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरा ये पार्टीशन नंबर 1 है, ठीक है, ये 1 लिखता हूँ। और मैं इसको नंबर दे दिया पहला पार्टीशन का, और मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ कि फर्स्ट सिलेंडर में यहाँ पे हमेशा ब्लैंक एंटर मारूंगा, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे 30 MB का बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +30M, मैं प्रिंट करूँगा, P से प्रिंट करके देखूँगा तो ये मेरा पहला रूम बन गया, ठीक है।
पहला रूम बन गया, और पहले रूम का मैंने साइज़ दे दिया है 30 MB। वैसे ही अगर मुझे दूसरा रूम बनाए तो मैं n जाऊँगा, मैं बोलूँगा P से प्राइमरी, और मैं नंबर दे दूँगा सेकंड पार्टीशन, और मैं बोलूँगा कि ब्लैंक एंटर यहाँ पर, और इसको भी मैं बना लूँगा 60 MB के करीब बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रिंट मार के देखूँगा तो ये मेरा दूसरा बन गया, दूसरा रूम बन गया। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे एक तीसरा बनाता हूँ। ठीक है, तीसरा पार्टीशन, ये प्राइमरी बनाता हूँ, तीसरा नंबर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि 15 से स्टार्ट करो, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20 MB का पार्टीशन। मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखूँगा तो मेरे 3 पार्टीशन बन गए। ठीक है, मैं एक पार्टीशन बनाता हूँ, चौथा, बोलता हूँ प्राइमरी बनाओ, और डिफ़ॉल्ट इसका इतना रखो, यहाँ से चालू करो, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इसको 30 MB बनाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो अभी मैंने 4 बना लिया हूँ। ठीक है, अब मैं 4 बना लिया हूँ। अगर 4 बनाने के बाद जो हमने बात की थी कि भाई 4 हम लोग प्राइमरी बना सकते हैं, तो अगर मुझे यहाँ पर वापस एक बनाना है, तो अगर मैं n करूँगा तो ये क्या बोल रहा है कि यू मस्ट डिलीट सम पार्टीशन एंड ऐड एन एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो ये एरर आ गया। अब ये मुझे बनाने नहीं दे रहा, क्योंकि हमने 4 पार्टीशन ऑलरेडी प्राइमरी बना लिए हैं। अगर मुझे बनाना है 5वां, अगर मुझे बनाना है तो मुझे एक को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद उसको एक्सटेंडेड बनाना पड़ेगा, और एक्सटेंडेड बनाने के बाद उसके अंदर हम लोग पार्टीशन बना सकते हैं। तो इसमें हमको क्या समझा, हमको ये समझा कि हम लोग सिर्फ 4 पार्टीशन बना सकते हैं, 4 पार्टीशन ही बनाने दिया है। सो कड़िए ने सब अभी बेसिकली हमारे कड़िए ने क्या किया है, कड़िए ने हम सब पक्का रूम बना दिया। उसको एक्चुअली क्या करना चाहिए था, उसको तीन रूम बनाने चाहिए थे, और एक बाउंड्री बनानी चाहिए थी कच्चे रूम की। उसके बाद उसके अंदर जो बाउंड्री बनाने के बाद उसके अंदर उसको प्लाईवुड बना के ऐसे छोटे छोटे कैबिन बनाने चाहिए थे। अब क्या हो गया, अब उसने चारों को पक्के बना दिया रूम। इसकी वजह से हम लोग आगे रूम बना नहीं पा रहे। इसकी वजह से हमारा कड़िया जो है आगे रूम बना नहीं पा रहा है। अगर बनाना है अभी तो हमको एक डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करने के बाद हम लोग उसको एक्सटेंडेड वगैरह बनाने के बाद वहाँ से हम लोग स्टार्ट करके उसको बना सकते हैं। और उसके आगे हम लोग उसके अंदर एक्सटेंडेड बनाने के बाद उसके अंदर आगे हम लोग और बना सकते हैं। ऐसे वो 63 और पार्टीशंस उसके अंदर हम लोग बना सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है वर्जन्स के ऊपर, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर मुझे डिलीट करना है ठीक है, तो अगर मुझे डिलीट करना है चौथे पार्टीशन को, तो मैं बोलूँगा डी, क्योंकि यहाँ पे अगर M से हम लोग मेनू देखें तो ये बोल रहा है कि डी से डिलीट करना है पार्टीशन, तो डी दबाओ। तो डी दबाया मैंने, और पूछेंगे पार्टीशन नंबर, मैं बोलूँगा चौथा पार्टीशन मुझे डिलीट कर दो। मैं अगर प्रिंट मार के देखूँ तब मैंने डिलीट कर दिया हूँ। अब मैं अगर इसको एन करके बनाऊँ तो अब मुझे बनाने दे रहा है, मुझे बनाने दे रहा है क्योंकि मैंने चौथे वाले को डिलीट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंडेड, अगर मैं इसको एक्सटेंडेड बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे ई लिखूँ एक्सटेंडेड, ई लिखने के बाद ये बोल रहा है कि सिलेंडर्स आपको कहाँ से शुरू करने हैं। तो 19 से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट सिलेंडर 18 पे ख़त्म हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर मार देंगे। अब इसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट आपको पूछ रहा है कि लास्ट सिलेंडर आपका कितना हो। अगर आप देखो कि आपकी सिलेंडर की जो साइज़ है, आपकी सिलेंडर्स कितने हैं आपके पास, 63 सिलेंडर्स ही है। अगर आपने शुरू किया 19 पे, तो आपको 63 पे ही ख़त्म करना है। मतलब इस पे पूरा जो जितने बचे सिलेंडर्स हैं ना, उतने पूरे पे लेके जाना है। फिर उसके बाद उसके अंदर बनेंगे। तो मैं इसको 63 ही लिखूँगा। लास्ट सिलेंडर का लास्ट साइज़ देना पड़ेगा आपको, जो जितने सिलेंडर्स का लास्ट साइज़ है, जितने वैल्यू है वो देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 63 लिखूँगा और एंटर करूँगा। अब मैं प्रिंट करूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि आपका जो चौथा पार्टीशन है वो एक्सटेंडेड पार्टीशन है। एक्सटेंडेड पार्टीशनर वो 19 से शुरू होता है और 63 पे ख़त्म होता है। 63 मतलब अपने लास्ट सिलेंडर पे ख़त्म होता है। तो अगर मैं इसमें अभी ये जो फोर्थ पार्टीशन के अंदर सारी चीज़ें होल्ड करेंगी, तो ये एक बात हमेशा याद रखना, ये जो एक्सटेंडेड है वो सिर्फ आपके लिए नाम के लिए होता है। वो सिर्फ एक बाउंड्री है। हम इसको यूज़ नहीं करते, ना उसको हम लोग फॉर्मेट करते, ना उसको माउंट करते, ना हम लोग उसको यूज़ करते। उसके अंदर एक्सटेंडेड के अंदर वो सारी चीज़ें होल्ड करते हैं। इसके एक्सटेंडेड इज़ ओनली फॉर नेम सेक। अब इसको अगर हम लोग सेव करेंगे आगे जाके, आगे जाके सेव करेंगे तो वो अगर अभी हम लोग को नया अगर और पार्टीशन बना तो इसके अंदर जाके वो एक्सटेंडेड के अंदर बनाएगा। ठीक है, एक्सटेंडेड के अंदर जाके उसके अंदर बनाएगा।
तो अभी हम लोग देखते हैं, एक मिनट। तो हम लोग ने अभी जो एक्सटेंडेड बनाया है वो सारी चीज़ें को होल्ड करेंगे आगे जाके। तो हमने ने क्या देखा था कि ये जो हमारा सिलेंडर्स है उसका 63 सिलेंडर्स है टोटल। तो हमने क्या किया, चौथे वाले को एक्सटेंडेड बनाया, 19 सिलेंडर से शुरू किया और ख़त्म कर दिया 63 सिलेंडर पे, ठीक है, पूरा एंड तक दे दिया। अब अगर मैं बनाऊँ एन लिख के, मैं अगर नया पार्टीशन बनाऊँ तो मैं यहाँ पे एन लिखूँगा, तो वो शुरू करेंगे 19 से। 19 को मैं बोलूँगा हाँ आप 19 से शुरू करो। और इसका अगर मुझे साइज़ देना है, अगर मुझे इसको 30 सिलेंडर तक रखना है तो मैं 30 लिख दिया। और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ तो अगर आप देखो कि जो हमारा फोर्थ है वो पूरा एक्सटेंडेड है, फिर उसके अंदर 19 से 38 शुरू होता है, और उसके बाद अगर मुझे और एक बनाना है तो वो 31 से शुरू होगा, और अगर मुझे ख़त्म करना है पूरा एंड तक 63 तक, और मैं प्रिंट यहाँ पे करके देखूँ तो यहाँ पर बोलेगा कि 31 से शुरू होगा 63 पे ख़त्म होगा। मतलब ये दोनों भी जो है वो इसके अंदर होल्ड कर रहा है। बट ये वाला जो नाम है HDB4, ये सिर्फ़ और सिर्फ नेम सेक के लिए, एक्सटेंडेड जो लिखा है इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। HDB4 को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इसको अगर डिलीट कर दिया मतलब सबको, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं HDB4 के अंदर, ये एक्सटेंडेड के अंदर जितनी भी नीचे चीज़ें आती है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो HDB4 जो है वो सबको होल्ड करता है, नीचे वालों को, क्योंकि ये एक्सटेंडेड हमने बना दिया है, बाउंड्री लगा दी, 19 से लेके 63 तक बाउंड्री लगा दी। फिर उसके अंदर हमने छोटे छोटे केबिन बनाए, HDB5 बनाया, HDB6 बनाया जो 19 से 30 तक शुरू होता है, 31 से 63 तक शुरू होता है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर ये बनाया। फोर्थ पार्टीशन सारी चीज़ें होल्ड कर रहा है, और एक्सटेंडेड वो सिर्फ नाम के लिए है, सिर्फ एक बाउंड्री है, उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ना फॉर्मेट करेंगे। HDB4 नाम को हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ना उसको फॉर्मेट करेंगे, ना माउंट करेंगे। इसके एक्सटेंडेड जो सिर्फ है, सिर्फ नाम के लिए। तो अभी हम लोग अगर उसको सेव करें, अगर मैं इसको सेव करूँ तो मैं W लिख के, अगर हमने पार्टीशन यहाँ पे बना दिए, मैं P लिखा, ये मैंने पार्टीशंस बना लिया। ये 3 प्राइमरी बने हैं और ये एक्सटेंडेड के अंदर हमने और 2 पार्टीशन बनाए हैं, मतलब टोटल HDB6 तक हमने पार्टीशंस को बनाया है। अब मैं इसको W लिख के सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब W लिख के सेव कर दिया, तो ये W जो है वो सेव करता है। ये W जो सेव करता है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे कि ये करता क्या है, क्योंकि अभी जो हमारा सेशन है काफ़ी लेंदी हो गया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स के करीब में होने वाला है, ठीक है। तो अभी कड़िया ने क्या किया था, हमारे कड़िया जो है हमारा एफडिस का, उसने सिर्फ बांध काम किया, उसने पार्टीशन बनाए, उसने ये पहला पार्टीशन बनाया, उसने ये दूसरा पार्टीशन बनाया, उसने ये तीसरा पार्टीशन बनाया, तीसरा पार्टीशन बनाने के बाद उसने चौथा एक्सटेंडेड बनाया, यहाँ पे एक बाउंड्री लगा दी, बाउंड्री लगाने के बाद उसने ये 2 पार्टीशन अंदर बना है, ठीक है। तो हमने टोटल कितने पार्टीशन बना दिए, 5, ठीक है, टोटल 5 पार्टीशन बना दिए। अब उसको अगर देखना है, अगर हमको देखना है उसे, तो हम लोग LS मार के देख सकते हैं। LS इससे पहले कि हम लोग उसको पार्टेक्स रन करें, हम लोग उसको पार्टेक्स रन करते हैं, partex-a/dev। ये पार्टेक्स क्या करता है, टेबल अपडेट करता है, ये हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये पार्टेक्स करता क्या है, ठीक है। और अभी हम लोग देखें कि पार्टीशन बन गए कि नहीं, तो dev SD स्टार मार के हम लोग देखेंगे तो HDB हमारे बन गए। पहले HDB खाली दिख रहा था, अभी HDB6 तक आ गया, HDB1 बन गया, HDB2, HDB3, HDB4, HDB5, HDB6, है ना। ये 5 पार्टीशन हमारे बन गए। जो फोर्थ वाला है वो तो सिर्फ 4, वो हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, वो सिर्फ होल्ड करेगा। अभी हम लोग आगे फॉर्मेट करेंगे और उसको माउंट करेंगे। बट इससे पहले कि मैं उसको आपको बताऊँ फॉर्मेट कैसे करना है, माउंट कैसे करना है, आपके लिए एक टास्क है। अगर आप इस रिकॉर्डिंग को अभी देख रहे हो तो अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग को देखने से पहले आपको एक टास्क करना है। आपको ये करना है कि आपको भी इसी तरीके से 6 पार्टीशन बनाने हैं टोटल, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास में अगर आप आओ तो उसके पहले आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके आओ। आप एक टास्क करके आओ। आपका टास्क ये है कि आपको क्रिएट करना है 6 पार्टीशंस। आपको क्रिएट करना है 6 पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन 1/पार्टीशन 2/पार्टीशन 3/पार्टीशन 4, इस तरीके से /पार्टीशन 5 और /पार्टीशन 6। तो आपको ऐसे 6 पार्टीशन क्रिएट करने हैं, ठीक है।
और मैं आपको बताता हूँ अभी इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे हम लोग। फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास कमांड है mkfs.ext4 और मैं करूँगा dev sdb1 को, ठीक है। ये करने के बाद मैं दूसरे को भी फॉर्मेट कर सकता हूँ sdb2 को, और उसी तरह से sdb3 को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको माउंट, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डायरेक्टरी बनाते हैं और उसको माउंट कर देते हैं। तो मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ mkdir/part1, mkdir/part2, mkdir/part3। ये मैंने 3 डायरेक्टरी बना ली। 3 डायरेक्टरी बनाने के बाद मैं उसको माउंट करूँगा। माउंट बोलूँगा mount/dev sdb1 को माउंट करो part1 के डायरेक्टरी के ऊपर। उसी तरह से sdb2 को मैं माउंट करूँगा part2 के ऊपर, पार्टीशन 2 की डायरेक्टरी के ऊपर। पार्टीशन 3 पे sdb3 को माउंट करूँगा। sdb3 ड्राइवर को पार्टीशन 3 डायरेक्टरी पे माउंट करूँगा, और उसके बाद df से मैं चेक कर लूँगा तो मेरे तीनों पार्टीशन यहाँ पे मुझे माउंट होते हुए दिखाई दे देंगे। तो ये आपको करना है, आपको ऐसे 6 के 6 पार्टीशंस को बनाने हैं और आपको उसको माउंट करना है। अब वो कैसे करना है वो आपका टास्क है, ठीक है। हमने क्या देखा, fdisk हमारा कड़िया था, fdisk ने आके एक रूम बनाया, sdb1 एक रूम बनाया, sdb2 बनाया, sdb3 बनाया, और चौथे को उसने क्या किया, एक बाउंड्री बनाने के बाद उसके अंदर 2 छोटे छोटे केबिन बना दिए पूरा हार्ड डिस्क को यूज़ करते हुए। और उसमें हम लोग ने इसको फिर फॉर्मेट किया, क्योंकि कड़िया जो है पेंडिंग नहीं कर सकता, तो हमने mkfs से हमने पार्टेक्स चलाया। पार्टेक्स टेबल अपडेट करता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या करता है, उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है। जैसे हमने fdisk को आज देखा, वैसे हम लोग बाद में पार्टेक्स को देखेंगे, और w जो हमने यहाँ पे सेव किया था उसको भी देखेंगे, वो w करता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने mkfs की कमांड चलाई, फॉर्मेट किया, ये रहा, कहाँ गया, हमने पहले पार्टेक्स चलाया, उसके बाद हमने mkfs जो फॉर्मेट किया, dev sdb1 को हमने पहला वाला जो रूम बनाया था उसको हमने mkfs से फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद हमने क्या किया, हमने एक पार्टीशन, एक डायरेक्टरी बनाई पार्टीशन 1 नाम से, और उस ड्राइवर को, sdb1 ड्राइवर को उस पार्टीशन 1 के साथ मिला लिया, उसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमने जब df कमांड रन की तो हमको यहाँ पर df में वो पार्टीशन माउंटेड दिख गया। तो ये हमारा पार्टीशन था। ये पूरी तरीका, मतलब एक हार्ड डिस्क को ऐड करके उसके अंदर रूम कैसे बनाते हैं, और हमारा जो fdisk है वो कड़िए की तरह कैसे काम करता है, उसके अंदर रूम्स बनाता है। फिर mkfs से हम लोग उसको फॉर्मेट मारते हैं और फिर डायरेक्टरी बना के उसको माउंट कर देते हैं। तो ये एक पूरा टोटल प्रोसेस था। अभी हम लोग कैसे टुकड़ों में छोटे छोटे करके, क्योंकि लेंदी टॉपिक है, जो fdisk का जो टॉपिक है वो बहुत लेंदी है। अभी हम लोग जो है टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं। अभी हम लोग और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, fdisk का टॉपिक और आगे चलेगा, 3 से 4 लेक्चर और जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, लास्ट में अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखा रहा हूँ, फिर लास्ट में हम लोग जाके इसको पूरे पज़ल को पूरा क्लब करके एक लास्ट डेमो देखेंगे, जिसमें सारी चीज़ों को बताऊँगा, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको खाली प्रैक्टिस करनी है, जो भी हमने अभी सीखा है उसको प्रैक्टिस करो। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो आगे जाके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा एक शॉर्ट डेमो, एक शॉर्ट लेक्चर था। हम लोग इसको इधर ही रुकाते हैं, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, ये 1 आवर 48 मिनट्स हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह आगे देखेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।